अध्याय 1021। चेन जियांग ने फिर से कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। अभी अभी उसका दिव्य ज्ञान सागर लगभग ढह गया था। मन पर हमला करने वाली शक्ति बहुत भयानक थी। मुझे लगता है कि हत्या देवता के हृदय के अंदर एक बहुत शक्तिशाली आत्मा है। चेन जियांग की अभिव्यक्ति बहुत बेहतर हो गई। इसके अलावा वह गहरी नींद में है, इसलिए वह आत्मा सुरक्षा कर रहा है। क्या ये 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान की आत्मा हो सकती है? सु मेयाओ ने आश्चर्य से चिल्लाया। नहीं, मुझे उस आत्मा को बाहर निकालने का कोई रास्ता सोचना होगा, अन्यथा तुम्हारी आत्मा खा ली जाएगी। बायुयू का चेहरा बदल गया। उसे लगा कि यह अच्छी बात नहीं है। ये 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान से नहीं है। 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान ने ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड के साथ संपर्क काटने के लिए एक महान बलिदान दिया। उसकी आत्मा को बहुत पहले ही नष्ट कर दिया जाना चाहिए था। मैं स्वर पृथ्वी हत्या विधि और शेर पर्वत की पत्थर की पट्टियों के संपर्क में आ गया हूं। मैं इसे बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। चेन जियांग ने एक विचारशील नज़र प्रकट की। जब मैं व्हाइट टाइगर को देखती हूं तो मुझे उससे स्पष्ट रूप से पूछना चाहिए और उसे किलिंग गॉड के दिल की आत्मा को बाहर निकालने का तरीका सोचना चाहिए। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यह एक आपदा है। बायुयू की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी और उसके दिल में एक बुरा पूर्वाभास था। इससे पहले व्हाइट टाइगर ने कहा था कि किलिंग गॉड और 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान का अनुसरण कर रहा था और उसे उसके अंदर प्रकट नहीं होना चाहिए। हालांकि चेन जियांग के किलिंग हॉट के टूटने के बाद किलिंग गॉड हॉट अचानक प्रकट हुआ, जिससे लोगों को लगा कि यह कोई संयोग नहीं था। अभी के लिए भूल जाओ। चेन जियांग इस समय बहुत थक गया था और उसे आराम की ज़रूरत थी। किसी भी हालत में वह जल्द ही व्हाइट टाइगर से मिलने में सक्षम हो जाएगा। चेन जियांग 10 दिनों तक ड्रैगन शिरा के अंदर रहा। उसने यहाँ साधना करने की हिम्मत नहीं की और उसे चिंता थी कि वह बड़ी मात्रा में आत्मिक ऊर्जा बाहर निकाल लेगा, जिससे ड्रैगन शिरा की वृद्धि प्रभावित होगी। मुझे लगता है कि थरी रियल्म स्टॉक में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे बताया नहीं जा सकता। बायुयू ने अचानक कहा। दानव और शैतानी क्षेत्रों के बारे में मेरी समझ के अनुसार उन्हें इतनी आसानी से समझौता नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको उस दानव महारानी या जी मेक्सियन से पूछना चाहिए। मुझे लगता है कि वे प्राचीन शक्तियां कुछ साजिश रच रही हैं। प्राचीन शक्तियों में केवल मानव क्षेत्र ही नहीं है, बल्कि दानव और शैतान क्षेत्र भी हैं। तीनों क्षेत्रों में प्राचीन शक्तियां सबसे शक्तिशाली भी हैं। यदि तीनों क्षेत्रों की प्राचीन शक्तियां शांति से बैठकर बातचीत करती हैं, तो इसका मतलब होगा कि वे कुछ योजना बना रही हैं और फिर कुछ अन्य शक्तिशाली शक्तियों को इसमें शामिल कर रही हैं। सु मेयाओ ने कहा, क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि उस समय द्वितीयानपूर्ण था और मानव और दानव के बीच अंतर नहीं करता था? इसलिए उन्हें उस समय संपर्क करना चाहिए था और 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान को एक राक्षस जानवर माना जाना चाहिए था जिसका कई मनुष्यों द्वारा पालन किया जा सकता था। ये देखा जा सकता है कि उस समय कई जातियां बहुत सामंजस्यपूर्ण थीं। चेन जियांग को भी लगा कि इस दुनिया में अभी भी कई चीजें छिपी हुई हैं। उदाहरण के लिए, जब 3 लोगों की बातचीत शुरू होने वाली थी तो स्वर्ग थंडर परगेटरी प्रकट हुई और स्वर्ग लोक के कई विशेषज्ञ परिणामों की परवाह किए बिना नीचे आए। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने वापस लौटने की योजना नहीं बनाई थी और फिर तीनों लोगों के बीच सबसे शक्तिशाली शांति होगी, जो किंवदंतियों में कुछ बार से बहुत अलग थी। चूंकि तीनों राज्य एक हो गए थे, इसलिए ये कहना उचित था कि लड़ाई और भी तीव्र हो गई थी। अब जब वे शांति से बैठकर बातचीत करने में सक्षम थे तो सभी को लगा कि इसके पीछे कोई शक्ति है। जब चेन जियांग ड्रैगन नस से बाहर आया तो ड्रैगन सबड्यूइंग सिटी और भी अधिक जीवंत हो गई थी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि ड्रैगन सबड्यूइंग सिटी पर अंदर से आक्रमण न हो, शहर के बाहर ट्रांसमिशन सरणी स्थापित की गई थी। ड्रैगन सबड्यूइंग सिटी के सबसे करीब पिल सिटी थी। विशाल शहर बेहद शांत हो गया था। अंदर केवल 1 दर्जन या उससे भी ज्यादा बड़ी दुकानें थीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस जमीन पर डैन एलायंस का विरोध करने की हिम्मत रखने वाली कोई शक्ति होगी। अतीत में कई ताकतें थीं जो डैन सिटी के पास एक शहर बनाना चाहती थीं, लेकिन वे सभी डरते थे कि इसे डैन एलायंस द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा, इसलिए किसी ने भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की, भले ही ये थोड़ा दूर था। अब जब वे 3 लोगों की वार्ता के पास थे तो कई अलग अलग ताकतें विभिन्न मामलों में व्यस्त थीं। चेन जियांग ने सुना कि कई अलग अलग ताकतें लोगों के एक समूह को लेकर आएंगी और एक महान युद्ध भी छिड़ सकता है। स्वर्ग थंडर सिटी के बाहर कई राक्षस सेनाएं तैनात थीं और अब विभिन्न मानव लोक शक्तियों के कई शिष्य स्वर्ग थंडर सिटी के बाहर एकत्र हुए थे। ये सारी जानकारी ली बाओजुन ने एकत्र की थी, जिससे वह थोड़ा चिंतित था क्योंकि ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में केवल कुछ ही लोग थे। हालांकि पृथ्वी की कोर रेस एक बहुत शक्तिशाली शक्ति थी, लेकिन ये सूरज के नीचे चमक नहीं सकती थी। नगर के स्वामी के भवन के अंदर ली बाओजुन ने कहा, नेता, जब समय आएगा तो हम केवल अकेले ही जा सकते हैं। अगर मैं रुककर शहर की रक्षा करूं तो क्या आप अकेले जा सकेंगे? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि हमारे पास एक बहुत शक्तिशाली महान कबीले का बुजुर्ग है?
ली बाओजुन अभी भी थोड़ा चिंतित था। काश कोई ऐसा होता जो मेरी ओर से शहर की रक्षा कर सकता। मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। इस समय एक मधुर आवाज गूंजी, शहर की रक्षा का काम हम पर छोड़ दो। जैसे ही आवाज आई, दो खूबसूरत आकृतियां प्रकट हुईं। लैन लैन और यान यानरान धीरे धीरे प्रकट हुईं, चेन जियांग को डराते हुए। लैन लैन ने अपनी अदृश्यता निहित कौशल का उपयोग किया और अचानक यान यानरान के साथ दिखाई दिया, इसलिए चेन जियांग ने ध्यान नहीं दिया। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? ली बाओजुन इन दोनों महिलाओं की ताकत को अच्छी तरह समझती थी। भले ही वे बुरी नहीं थीं, फिर भी पूरे शहर की रक्षा करने के लिए उनमें कमी थी। हो सकता है कि वे पर्याप्त न हों। इस आवाज़ ने चेन जियांग को चौंका दिया। ये वास्तव में एक सफ़ेद बाघ था। इसके अलावा व्हाइट टाइगर अपने साथ एक मजबूत बूढ़े आदमी को लाया था। वह बूढ़ा आदमी व्हाइट टाइगर फाइटिंग रेस का पितामह बाई जान था। चेन जियांग बहुत जल्दी शांत हो गया और हंसा। एल्डरली, ये हमारे महान कबीले के बुजुर्ग हैं, आप उन्हें कबीले के बुजुर्ग बाई कह सकते हैं। जब ली बाओजुन ने व्हाइट टाइगर को देखा तो उसका दिल कांप उठा। हालांकि उसके सामने मध्यम आयु वर्ग का आदमी बहुत साधारण था और उसकी कोई आभा नहीं थी, फिर भी उसे खतरे का एहसास हुआ। हालांकि भाईजान की आभा बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसे लगा कि व्हाइट टाइगर और भी भयानक था। भाईजान शहर की रक्षा के लिए पीछे रहेगा। 3 लोगों की बात जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक जटिल है। जैसे ही सफ़ेद बाघ बोल रहा था, उसके माथे के बीच गंभीरता का एक स्पर्श था। चेन जियांग ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि 3 लोगों की बातचीत में क्या छिपा है, लेकिन ये देखकर कि सफ़ेद बाघ कितना सतर्क था, वह और भी अधिक आश्वस्त हो गया। ली बाओजुन ने तुरंत कुछ मामलों को लैन लैन और यान यानरान को सौंप दिया, जबकि बाई जान केवल लड़ाई के लिए जिम्मेदार था। व्हाइट टाइगर फाइटिंग रेस के पितामह से निपटना आसान नहीं था, यहाँ तक कि चेन जियांग भी उसकी ताकत देखना चाहता था। चेन जियांग और व्हाइट टाइगर एक गुप्त कमरे में थे। व्हाइट टाइगर ने अपने हाथ फैलाए। मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए मैं पूछूंगा। क्या हत्या देवता का हृदय तुम्हारा पूर्व हृदय है? चेन जियांग ने एक पल के लिए सोचा और यह सवाल पूछने का फैसला किया। उसने सोचा कि यह अजीब होगा अगर उसके शरीर के अंदर किसी और का हृदय हो। सफ़ेद बाघ ने भी एक क्षण सोचा और फिर बोला, ये वही हृदय है जिसका मैंने पहले भी उपयोग किया है, पहले भी इसका इस्तेमाल किया है। चेन जियांग के चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखा। एक बार एक अजगर ने मेरे दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उस समय मैंने बहुत देर तक खोज की, फिर एक अजीब पत्थर ढूंढ निकाला। सफ़ेद बाघ ने कहा। व्हाइट टाइगर ने बहुत सहजता से बात की, लेकिन चेन जियांग का दिल उथल पुथल हो गया। ऐसा लग रहा था कि व्हाइट टाइगर का दिल पहले भी पकड़ा और तोड़ा जा चुका है। मैंने पाया है कि हत्या करने वाले देवता का हृदय बहुत शक्तिशाली है। क्या इसका मुझ पर कोई प्रभाव पड़ेगा? चेन जियांग ने तुरंत वह बात कह दी जिसकी उसे सबसे अधिक चिंता थी। ओह, तुमने वास्तव में इसे खोज लिया। तुम इसके साथ बस कुछ दिनों से जुड़े हुए हो। मुझे इसे समझने में बहुत समय लगा और क्यूशी के लिए भी यही हुआ। व्हाइट टाइगर बेहद हैरान था। अपने अनुभव के अनुसार चेन जियांग ने इसे इतनी जल्दी नहीं खोजा होगा। चेन जियांग व्हाइट टाइगर से भी ज्यादा हैरान था। हत्या देवता के दिल की रहस्यमय आत्मा वास्तव में इतने लंबे समय से अस्तित्व में थी। तो फिर हत्या देवता का हृदय कैसे बना? चेन जियांग ने पूछना जारी रखा। सफ़ेद बाघ के दिव्य हथियार में 2 हृदय क्यों हैं? सफ़ेद बाघ ने अपनी थोड़ी को सहलाया और कहा, चलो इसे इस तरह से कहें, उस समय एक आदमी था जो जानता था कि मेरे संहारक देवता के हृदय में एक बहुत शक्तिशाली आत्मा थी। जब उस आदमी ने उस आत्मा की उत्पत्ति को देखा तो उसने संहारक देवता के हृदय और आत्मा दोनों को एक दिव्य हथियार में परिष्कृत करने का प्रस्ताव रखा। तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि वह आदमी कौन है। जब व्हाइट टाइगर ने देखा कि चेन जियांग सवाल पूछना चाहता है तो उसने तुरंत उसे रोक दिया। फिर उसने आगे कहा, लेकिन उस समय किलिंग गॉड के दिल में रहस्यमय आत्मा का आधे से ज़्यादा हिस्सा मैंने खा लिया था और मेरे शरीर में समा गया था। उस आदमी ने मेरे शरीर को वध करने वाले भगवान के हाथ में परिष्कृत किया, फिर उस दिल को किलिंग गॉड के दिल में परिष्कृत किया। उस समय मैंने किलिंग गॉड का दिल अपने पहले शिष्य क्यूशी को दे दिया। मैंने इसे छिपा दिया और पुनर्जन्म के बाद मैंने वध करने वाले भगवान के हाथ को दूसरों के वापस लेने का इंतजार करने के लिए बाहर निकाल लिया। तुमने वध करने वाले देवता का हाथ किसी और को क्यों दे दिया? वह तुम्हारे ही शरीर से निकला था। चेन जियांग ने उसकी छाती को छुआ। वह पहले से ही जानता था कि वध करने वाले देवता के हृदय के अंदर की आत्मा अत्यंत रहस्यमयी थी और यहाँ तक कि सफ़ेद बाघ को भी इसके बारे में पता नहीं था। मेरे पुनर्जन्म का एक और कारण था, वह था उस रहस्यमयी आत्मा से छुटकारा पाना। उस समय मुझे ये भी लगा कि वह आदमी बहुत खतरनाक था। सफ़ेद बाघ ने धीमी आवाज़ में कहा। व्हाइट टाइगर के चेहरे पर मुस्कान न देखकर चेन जियांग वास्तव में किलिंग गॉड हॉट को बाहर निकालना चाहता था। उसे लगा कि उसने कुछ बेहद खतरनाक चीज़ हासिल कर ली है और यह उसके दिल के स्थान पर थी। हे, सच कहूँ तो स्वर्गीय कीमिया और स्वर्गीय पृथ्वी संहार विधि दोनों ही उस पत्थर से मैंने ही निकाले थे।
मुझे लगता है कि यह पत्थर बहुत खास है और फिर मैंने इसका इस्तेमाल अपने दिल को अलग करने के लिए किया। सफ़ेद बाघ ने फिर कहा। क्या? चेन जियांग एक बार फिर चौंक गया। स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि वास्तव में आपसे ही फैली थी। ये सही है, मैंने इसे अन्य 3 लोगों के साथ साझा किया। उन 3 लोगों ने इसे अपने शिष्यों को दिया और फिर कई शक्तिशाली मार्शल कौशल विकसित किए। उनमें से कई को दिव्य कौशल माना जा सकता है, लेकिन केवल सबसे कमतर कौशल। चेन जियांग को अब समझ में आ गया कि 4 चरणीय जादुई कुंफू, ताइजी ड्रैगन दमन कुंफू और शाही ड्रैगन जाति की दिव्य कलाएं इतनी समान क्यों थीं। वह चट्टान बहुत शक्तिशाली है। मुझे अंदर के लोगों से डर लग रहा है। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे अलग हैं। आपके पास पहले से ही 3-4 प्रतीकों वाले दिव्य हथियार हैं। जब तक आप आखिरी हथियार इकट्ठा करते हैं, तब तक आप किलिंग गॉड हॉट के अंदर आत्मा की उत्पत्ति का पता लगाने में सक्षम होंगे। चेन जियांग ने कहा, वरिष्ठ, आपको ये भी पता होना चाहिए कि सुजाकू दिव्य हथियार बड़ी बहन मेंगर पर है। ऐसा लगता है कि वह अब मेरे साथ घुल मिल नहीं पाएगा। बड़ी बहन मेंगर और सुजाकू दिव्य हथियार के बीच पहले से ही एक दूसरे के लिए भावनाएं हैं। मैं उन दोनों के बीच के रिश्ते को समझता हूँ। लेकिन मेरे पास वर्मिलियन पक्षी का कंकाल है। सफ़ेद बाघ ने अपनी आंखें थोड़ी खोली और बोला, उस समय उस आदमी ने वर्मिलियन पक्षी के पंखों को उसकी हड्डियों से अलग किया था। उसने पहले पंखों को सुजाकू रेशम में परिष्कृत किया और वह अपने पहले प्रयास में ही सफल हो गया, इसलिए उसने वर्मिलियन पक्षी की हड्डियों को परिष्कृत नहीं किया। वर्मिलियन बर्ड की हड्डियां रिजर्व के लिए हैं। वह आदमी चिंतित है कि पंखों का शोधन विफल हो जाएगा। मुझे याद है कि उसने कहा था कि वह कंकाल से एक धनुष बनाने जा रहा था। सफ़ेद बाघ ने अपनी नाक रगड़ी। चेन जियांग को इस बात की बहुत उत्सुकता थी कि वह व्यक्ति कौन था। उसने वास्तव में व्हाइट टाइगर और वर्मिलियन बर्ड के शरीर को परिष्कृत किया था। उसे अचानक उस रहस्यमयी दिव्य पुस्तक के बारे में ख्याल आया जिसमें कई दिव्य रचनाएं दर्ज थीं, और डोनफेंग जिन्यू और लियू मेंगर ने एक धनुष का खाका भी खोज लिया था। अब उसे यकीन हो गया था कि दिव्य पुस्तक उस लड़के द्वारा छोड़ी गई थी जिसके बारे में व्हाइट टाइगर ने बात की थी। वरिष्ठ, मेरे पास भी ब्लूप्रिंट हैं, कृपया सुजाकू धनुष को परिष्कृत करने में मेरी मदद करें। चेन जियांग ने उत्साह से कहा। दुर्भाग्य से मैं वह आदमी नहीं हूँ। मैं इसे परिष्कृत नहीं कर सकता। सफ़ेद बाघ ने आह भरी। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि उस आदमी ने लॉकी से कौन सी दवा खरीदी। उसने 4 प्रतीकों वाले दिव्य हथियार इसलिए बनाए ताकि वह हत्या करने वाले देवता के हृदय के अंदर की आत्मा को दबा सके। उस आदमी को खोजो, चेन जियांग ने फिर कहा। अगर उसने पहले व्हाइट टाइगर से किलिंग गॉड हॉट के बारे में नहीं पूछा होता तो उसे इतनी चिंता नहीं होती। अब जब उसे पता चल गया कि व्हाइट टाइगर भी किलिंग गॉड हॉट के अंदर की आत्मा से डरता है, तो वह और भी ज्यादा डर गया। मुझे यह नहीं मिल रहा है। चेन जियांग को सांत्वना देने से पहले सफ़ेद बाघ ने अपना सिर हिलाया। डरो मत। इस किलिंग गॉड हॉट के साथ स्वर्ग पृथ्वी किलिंग विधि की आपकी समझ आधे प्रयास में दुगुनी परिणाम देगी। यह एक अच्छी वस्तु है और यह केवल इसी वजह से है कि क्यूशे और मैं अतीत में इतनी शक्तिशाली शक्ति प्राप्त करने में सक्षम थे। व्हाइट टाइगर ने चेन जियांग के कंधे पर थपथपाया। अच्छा रवैया बनाए रखो। अगर वह आत्मा धोखा खाने जा रही है तो मुझे विश्वास है कि तुम उसे रोक पाओगे। अभी तुम्हें 3 रियल स्टॉक के बारे में चिंतित होना चाहिए। चेन जियांग ने आह भरी, फिर सख्ती से पूछा, वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वे वही प्राचीन शक्तियां हैं? मुझे अभी तक यकीन नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से उनके लिए एक साथ इकट्ठा होना अच्छी बात नहीं है। उस समय जब उन्होंने 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान को धोखा दिया था तो उन सभी को उस रहस्यमय शक्ति से लाभ मिला था और उन सभी के हाथों में कुछ था। अगर वे उस चीज़ को एक साथ रखते तो मुझे आश्चर्य होता कि क्या होता, लेकिन यह निश्चित रूप से आप सभी के लिए अच्छी बात नहीं है। क्या हम उन्हें रोकेंगे? चेन जियांग ने पूछा। नहीं, आप इसे किसी भी तरह से नहीं रोक पाएंगे। सबसे अच्छा यही है कि आप उन्हें हमारे सामने ऐसा करने के लिए कहें। अगर वे अंधेरे में ऐसा करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा और जब वे कुछ शक्तिशाली लेकर आएंगे तो हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे। ऐसा लग रहा था कि सफ़ेद बाघ को कुछ पता था। जब चेन जियांग और व्हाइट टाइगर गुप्त कमरे से बाहर निकले तो ली बाओजुन ने पहले ही सारी व्यवस्था कर ली थी। उसके बाद वे तीनों अपने रास्ते पर चले गए और एक साधारण वेश धारण कर लिया, इसलिए वे पहले से बहुत अधिक परेशानी पैदा नहीं करना चाहते थे। चेन जियांग, व्हाइट टाइगर और ली बाओजुन ने ट्रांसमिशन सरणी के माध्यम से हेवन थंडर सिटी की यात्रा की। शायद वह स्थान जहां स्वर्ग थंडर परगेटरी प्रकट हुई थी कुछ छिपा रहा था। अन्यथा स्वर्ग थंडर डेविल लॉर्ड वहां उपचार करना नहीं चाहेगा। सफ़ेद बाघ ने धीमी आवाज में कहा। क्या ये भी एक कारण है कि उन्होंने 3 लोगों की वार्ता यहां आयोजित करने का फैसला किया? चेन जियांग ने स्वर्ग भ्रमण विधि को सक्रिय किया। वह कुछ करने के लिए खोजना चाहता था क्योंकि इसके शुरू होने में अभी भी कुछ समय था। बेटे, कम प्रोफाइल रखो। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे सुपर फाइटर बनाओ। व्हाइट टाइगर चेन जियांग के इरादों के बारे में बहुत स्पष्ट था।
अगर कोई उन पर हमला करने आया तो व्हाइट टाइगर निश्चित रूप से हमला करेगा। बिना विज्ञापन के देखना मज़ेदार है। हेवन थंडर सिटी की स्थापना मूल रूप से पास के हेवन थंडर परगेटरी के कारण हुई थी। उस समय हेवन थंडर परगेटरी के अंदर बहुत सारे संसाधन थे, हालांकि अब यह नष्ट हो चुका था। शहर अभी भी बहुत व्यस्त था और शहर के प्रभारी शक्ति पूर्व में 4 महान शक्तियों में से एक थी। पर्पल मून इंपीरियल लैंड कुल मिलाकर अपेक्षाकृत मजबूत था, यहाँ तक कि स्वर्ग क्षेत्र में भी ये वैसा ही था। यही कारण था कि पर्पल मून इंपीरियल लैंड द्वारा नियंत्रित क्षेत्र व्यापक था। पर्पल मून इंपीरियल लैंड को हेवन थंडर परगेटरी में भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उसने ईस्टर्न ऑटॉक के रूप में अपना पद नहीं खोया, क्योंकि पर्पल मून इंपीरियल लैंड हेवन दायरे में भी बहुत मजबूत थी। वह रिक्तियों को भरने के लिए कुछ विशेषज्ञों को भेज सकती थी, और अब ये वह बूढ़ी महिला थी, लिंग फैंग, जिसने पद संभाला। हे वे अब पिल सिटी में नहीं रह सकते हैं और पूरा डैन एलायंस यहाँ आ गया है। उनके पास कुछ दिमाग हैं, इसलिए वे राजा के महाद्वीप की रक्षा के लिए वहां नहीं रुके। चेन जियांग ने कुछ राहगीरों से सुना कि वहां कुछ बड़ी गोली की दुकानें थीं जो अचानक प्रकट हो गईं, बिना ये सोचने की भी जरूरत थी कि उसे पता था कि इसे पिल सिटी से वापस लाया गया था। मुझे डर है कि उन्होंने अभी तक अपना धन वापस नहीं लिया है। इन लोगों ने मूल रूप से पिल सिटी में हमारे द्वारा खरीदी गई जमीन को वापस खरीदने के लिए 100 मिलियन स्पार का इस्तेमाल किया, ये सोचकर कि वे हमें भगा सकते हैं। कौन जानता था कि हम पिल सिटी के पास एक शहर स्थापित करेंगे और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। ली बाओजुन ने यह सोचते हुए एक गर्व भरी मुस्कान दी। उसने उस समय भी इस कार्यक्रम में भाग लिया था। सफ़ेद बाघ हंसा, ये तो अपने ही पैर पर पत्थर उठाकर प्रहार करने जैसा है। यद्यपि तुम लोगों ने उन्हें बहुत धोखा दिया है, लेकिन वे निश्चित रूप से अपनी ताकत का उपयोग करके लोगों को दूसरे तरीकों से वापस पाने की कोशिश करेंगे। ये सही है, इसलिए हमें अभी उनकी गोली की दुकान का ध्यान रखना होगा। चेन जियांग ने ली बाओजुन को देखा और उसे एक सार्थक नज़र से देखा। तुम मुसीबत खड़ी करने के बारे में तो नहीं सोच रहे होगे, है ना? व्हाइट टाइगर की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं। हमने एक बार फिर वादा किया था और मैंने तुमसे सिर्फ यही वादा किया था कि जब तुम 3 रियल्म स्टॉप में होगे तो तुम सुरक्षित और स्वस्थ रहोगे। ऐसे समय में कोई भी जल्दबाजी में काम मत करो। डरने की क्या बात है? जब समय आएगा तो तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम इसे संभाल लेंगे। चेन जियांग पहले ही उत्साह से दूर स्थित भव्य और सुंदर गोली की दुकान की ओर चल पड़ा था। पर्पल मून इंपीरियल लैंड और गोल्ड सन सेंट रियल्म विशेषज्ञ दोनों ही ईस्टर्न सेज रियल्म में थे और उनकी ताकतें एक जैसी थीं। इसके अलावा वे आग का उपयोग करने में विशेषज्ञ थे और पर्पल मून इंपीरियल लैंड के शिष्य अपनी खुद की साधना विधियों का उपयोग करके बैंगनी आग की खेती कर सकते थे। गोल्ड सन सेंट रियल्म के अधिकांश शिष्यों ने सुनहरी लपटों का इस्तेमाल किया। क्या ये पर्पल मून इंपीरियल लैंड हुआ शियांग्युए से संबंधित हो सकता है? क्या इस लिटिल फ्लावर डेमन ने यह नहीं कहा कि वह पर्पल मून दायरे से आई है और उसके पास पर्पल मून फायर सोल भी है? हालांकि पर्पल मून इंपीरियल लैंड में कई लोग हैं जो पर्पल लपटों का उपयोग कर सकते हैं, उनमें से किसी के पास फायर सोल नहीं है, लॉन्ग ज़ुएई ने कहा। मैं उससे पूछने का मौका ढूंढूंगा। मुझे लगता है कि जब वह पर्पल मून रियल्म से मॉर्टल मार्शल रियल्म में आई थी तब यह इतना आसान नहीं था और इसके पीछे कोई और रहस्य हो सकता है। चेन जियांग बहुत तेजी से चला और एक पल में गोल्डन यांग बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। प्रवेश द्वार पर खड़े होकर वह अंदर से एक मजबूत और थोड़ी झुलसाने वाली आभा को महसूस कर सकता था, जिसका मतलब था कि अंदर की अधिकांश गोलियां गोल्डन सन सेंट रियल्म द्वारा परिष्कृत की गई थीं। जब उन्होंने व्हाइट टाइगर की असहाय अभिव्यक्ति देखी तो ली बाओजुन ने हंसते हुए कहा, हो सकता है कि यह बदमाश बस अंदर जाकर कुछ गोलियां या कुछ और खरीदने जा रहा हो। चिंता मत करो, ऐसा क्यों न हो, हम दिखावा करेंगे कि हम उसे नहीं जानते और बस किनारे से देखते रहेंगे। चेन जियांग अब एक बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार युवक लग रहा था। वह मासूम लग रहा था, उसके चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण भाव था। व्हाइट टाइगर ने ली बाओजुन के सुझाव को स्वीकार कर लिया और चेन जियांग को न जानने का नाटक किया, लेकिन उन्होंने दूरी बनाए रखी। चेन जियांग के गोल्डन यांग बिल्डिंग में प्रवेश करने के बाद कई सुंदर सुंदर युवक और युवतियों ने उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देखा, क्योंकि चाहे वह बाहर हो या अंदर, गोल्डन यांग बिल्डिंग की सजावट सभी बेहद शानदार थी। हालांकि चेन जियांग की पोशाक खराब नहीं थी, लेकिन कई हैसियत वाले लोगों को लगा कि इस तरह के व्यक्ति को यहाँ नहीं दिखना चाहिए। हॉल की दीवारों पर कई पारदर्शी क्रिस्टल काउंटर थे। वहाँ कई अमृत थे, साथ ही कुछ छोटी जैड बोतलें थीं जिनमें निम्न श्रेणी की गोलियां थीं। आमतौर पर उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां शायद ही कभी प्रदर्शित की जाती थीं, क्योंकि उन अमीर लोगों ने उन गोलियों को बहुत अधिक कीमत पर रखा था। भले ही कोई उच्च श्रेणी की गोलियां नहीं थीं, फिर भी इसने बहुत ध्यान आकर्षित किया। प्रसिद्ध परिवारों के युवा पीढ़ी के सदस्यों के लिए निम्न श्रेणी की गोलियां उनके लिए एक विलासिता का सामान थी, इसलिए वे अक्सर औषधीय अवयवों और गोलियों के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठा होते थे। हालांकि उनमें से कई ने गोलियों को परिष्कृत नहीं किया था, फिर भी वे गोलियों के क्षेत्र में बहुत जानकार थे।
यदि मैं 1000 वर्षों तक हर वर्ष एक ब्यूटी डैन खा सकूं, तो मेरा चेहरा कभी बुरा नहीं होगा। लेकिन ये दुख की बात है कि ब्यूटी डैन के औषधीय तत्व अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत दुर्लभ हैं। 1000 एकत्र करना आसान नहीं है। हरे कपड़े पहने एक व्यक्ति ने घास के एक छोटे से पत्ते को देखते हुए कहा। वह छोटी घास स्नो मसल ज़ैड घास थी और इसे परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य सामग्री एक लड़की की बर्फ सफ़ेद त्वचा की तरह दिखती थी। हालांकि डिस्प्ले कैबिनेट में स्नो मसल ज़ैड घास की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी यह हॉल में सभी का ध्यान आकर्षित कर रही थी। चेन जियांग तुरंत देखने के लिए चला गया। उसके पास बहुत सारी स्नो मसल ज़ैड घास थी, इसलिए बाय यू अक्सर इन स्नो मसल ज़ैड घास को भोजन के रूप में इस्तेमाल करती थी ताकि उसे आइसविंड मैजिक कुंग-फू सीखने में मदद मिल सके। दुकानदार, क्या ये स्नो मसल ज़ैड घास बिक्री के लिए है? चेन जियांग अचानक जोर से चिल्लाया। उसने महसूस किया कि क्रिस्टल कैबिनेट में स्नो मसल ज़ैड घास अजीब थी। यह उससे बिल्कुल अलग थी जिससे वह परिचित था, लेकिन ये बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी। ये यहाँ बिक्री के लिए है, लेकिन आप इसे खरीद नहीं पाएंगे। लाल पोशाक में एक महिला ने तिरस्कार से अपनी आकर्षक फीनिक्स आंखों से चेन जियांग को देखा। क्या देहाती आदमी है, चीखता चिल्लाता रहता है, ये भी नहीं जानता कि कैसे व्यवहार करना चाहिए। पीले कपड़े वाली एक लड़की ने चेन जियांग को देखा, फिर हरे कपड़े वाले आदमी को देखा जो अभी ब्यूटी डैन के बारे में बात कर रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी, हम सभी पुरुष हैं, इस आदमी और यंग मास्टर यंग के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? युवा मास्टर यंग, चेन जियांग वास्तव में जानते थे कि पूर्व में 2 महान टोंगतियान कुलीन परिवारों में से एक यंग परिवार था। एक बूढ़ा आदमी अधीरता से चला आया, उसने भौहें सिकुड़ी और अपने सामने खड़े बड़े, सरल और ईमानदार आदमी को देखा और कहा, बेशक मैं बेचना चाहता हूँ, क्या आप 4 अरब स्पार खरीद सकते हैं? आसपास के लोगों ने जब ये कीमत सुनी तो वे चुपके से गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। जब स्नो मसल ज़ैड घास की नीलामी हुई थी तो वे सभी लगभग 35 साल पुरानी थीं। क्या आप इसे बेच सकते हैं? आकर्षक लाल कपड़े पहने महिला ने चेन जियांग को तिरस्कार से देखा और ठंडी हंसी हंस दी। पिछला अध्याय विषय सूची। अगला अध्याय पढ़ना आनंद का एक रूप है और यह अनुशंसा की जाती है कि आप इसे एकत्रित करें। बिना किसी विज्ञापन के इसे देखना अद्भुत था। चेन जियांग ने अधीरता से उत्तर दिया, अगर मैं उन्हें बेच सकता हूं, तो आप अपने सारे कपड़े उतारकर शहर में क्यों नहीं घूमते? छोटी बच्ची, यह मेरा निजी मामला है कि मैं इसे वहन कर सकती हूं या नहीं। तुम किस बारे में बात कर रही हो? क्या तुम इसे वहन कर पाओगी? तुम? लाल कपड़े पहने महिला तुरंत गुस्से में चिल्लाए। चेन जियांग ने उसे बोलने नहीं दिया और जल्दी से एक स्टोरेज बैग बाहर फेंक दिया। इनकीपर, देखो, ये 4 बिलियन स्पार है, मैं इस स्नो मसल ज़ैड घास से उतरने जा रहा हूँ। वह ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल का एक नेता था जो ड्रैगन की नस पर बैठा था। अनगिनत स्पार के साथ उसके पास निश्चित रूप से इन कुछ की कमी होगी। दुकानदार एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और तुरंत अपनी चेतना को स्टोरेज बैग में भेज दिया। वास्तव में अंदर स्पार का एक बड़ा ढेर था। अपनी चेतना के स्तर के बावजूद उसे अभी भी थोड़ी देर के लिए देखना पड़ा। थोड़ी देर बाद बूढ़े दुकानदार ने अपना सिर हिलाया। चेन जियांग को देखने का उसका नजरिया बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे खजाने का पहाड़ मिल गया हो और अब चेन जियांग को नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं हुई। ये वास्तव में 4 अरब स्पार है। वह दुकानदार केवल एक दुकानदार था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि जो व्यक्ति 4 अरब स्पार को आसानी से फेंक सकता है, उसका निश्चित रूप से बहुत बड़ा इतिहास होगा। दुकानदार को अच्छी तरह से तैयार, सुसंस्कृत और परिष्कृत युवा पुरुषों और महिलाओं का एक समूह घूमते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन चेन जियांग जैसे बहुत कम लोग थे जो इतनी आसानी से छर्रे खरीद लेते थे। प्रसिद्ध संप्रदायों के शिष्य केवल अपनी प्रतिभा दिखाते थे और लड़कियों का पक्ष जीतने में सक्षम थे। लाल और पीले कपड़े पहने महिलाएं जिन्होंने अभी अभी चेन जियांग का मजाक उड़ाया था, वे पूरी तरह से अवाक थीं। हालांकि वे बहुत से युवा स्वामियों को जानती थीं, हालांकि वे सभी बहुत अच्छे स्वभाव और आत्मनियंत्रण वाले लगते थे और कई छोटे परिवारों के युवा स्वामियों से भी ज्यादा अमीर थे। उसके जैसे आदमी के लिए जो 4 अरब स्पार सिर्फ इसलिए फेंक सकता था क्योंकि उसे ज्यादा दर्द नहीं होता था, शायद स्वर्गीय लड़कियां भी ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगी। ली बाओजुन तुरंत वहां आया और चेन जियांग के हाथ में स्नो मसल ज़ैड घास को ध्यान से देखा। उसने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और कहा, छोटे भाई, ये स्नो मसल ज़ैड घास नहीं है। चेन जियांग को पता था कि ली बाओजुन और व्हाइट टाइगर ने उसे जानने का नाटक किया है, इसलिए उसने भी वैसा ही किया। बूढ़े आदमी, तुम भी एक विशेषज्ञ हो जो ये बता सकते हो कि यह क्या है, उसने जवाब दिया। हॉल में मौजूद लोग अभी भी आश्चर्यचकित थे कि उनके सामने खड़े युवक ने स्नो मसल ज़ैड घास खरीदने के लिए 4 अरब स्पार खर्च किए थे, लेकिन फिर उन्होंने अचानक सुना कि यह स्नो मसल ज़ैड घास नहीं थी। ये सुनने के बाद यंग मास्टर यंग ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। ये स्नो मसल ज़ैड घास कैसे नहीं हो सकता है? मैं इसकी प्रशंसा करने के लिए बहुत से लोगों को लाया हूँ और गोल्डन यांग बिल्डिंग के डैन किंग भी पहले दृढ़ रहे हैं। ली बाओजुन ने हंसते हुए कहा, ऐसे समय भी होते हैं जब डैन किंग गलत तरीके से देखते हैं। मैं आपको ये बता दूं, इसे ब्लैक ज़ैड स्नो ग्रास कहा जाता है।
ये स्नो मसल जेड घास के समान दिखता है, लेकिन क्योंकि यह गहन जेड स्नो ग्रास ठीक से संग्रहित नहीं है, बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा खो गई है, ये स्नो मसल जेड घास के समान दिखता है। ये फेस प्रिजर्विंग पिल को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य सामग्री में से एक थी। फेस प्रिजर्विंग पिल एक उच्च श्रेणी की ग्राउंड लेवल पिल थी। आपको लंबे समय तक अपने रंग को बनाए रखने के लिए केवल एक गोली खाने की जरूरत थी और यह हजारों ब्यूटी डैन खाने से कहीं ज्यादा प्रभावी थी। बूढ़े आदमी, आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं। मैंने ये प्रोफाउंड जेड स्नो ग्रास 4 बिलियन में खरीदा है, क्या यह इसके लायक है? चेन जियांग हंसा। हॉल में हर कोई धीरे धीरे चर्चा कर रहा था। कई लोगों ने अपना अविश्वास व्यक्त किया, ये सोचकर कि चेन जियांग सिर्फ मजाक कर रहा था। फेस प्रिजर्विंग पिल का मुख्य घटक चेन जियांग इससे बहुत परिचित था। उसने इसे पहले उस औषधीय उद्यान से प्राप्त किया था जिसे डैन किंग ली तियानजुन ने पीछे छोड़ दिया था, उस समय जब ली बाओजुन अभी भी औषधीय उद्यान की रखवाली कर रहा था। हालांकि वह गोलियों को परिष्कृत नहीं कर सकता था, लेकिन वह इससे बहुत परिचित था, इसलिए वह मजे में शामिल होने के लिए आया। अभी अभी यंग मास्टर यंग ने कहा कि यह एक स्नो मसल जेड घास है, वह यंग परिवार का वंशज होना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं है। चेन जियांग मन ही मन हंसा। ये स्पष्ट था कि व्हाइट टाइगर यंग मास्टर यंग के लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहा था और वह उनके लिए चीजों को मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहा था। वह बूढ़ा आदमी है, उसके शरीर के चारों ओर अग्नि क्यों इतनी मजबूत है, वह शायद दान राजा में एक उत्कृष्ट व्यक्ति है, वह सिर्फ एक जूनियर है, चेन जियांग ने तिरस्कारपूर्वक कहा। इस जंगली गंवार ने भी टूटी गोलियों के कुछ बैचों को परिष्कृत किया है, इसलिए मुझे अभी भी औषधीय अवयवों की अच्छी समझ है। उद्धरण चिन्ह। यहाँ ऐसी घटना ने तुरंत गोल्डन यांग बिल्डिंग के कई पिल सेक्ट का ध्यान आकर्षित किया। ये सभी एल्केमिस्ट थे जो 3 उच्च श्रेणी की ग्राउंड लेवल की गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम थे। छोटे भाई, क्या तुम इसे अच्छी तरह से देख सकते हो? एक पिल सेक्ट के सदस्य ने पूछा। उन्हें इस पर बहुत संदेह था। अगर 4 अरब स्पार इसके लिए स्नो जेड घास का एक डंठल बेच सकते हैं तो यह एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। नहीं, अगर तुम लोग वापस जाना चाहते हो तो क्या होगा? तुम लोग गोल्ड सन सेक्रेड रियल्म के सदस्य हो और एक बहुत बड़ी ताकत हो। उस समय मैं किससे तर्क करूंगा? चेन जियांग ने अभी तक स्टोरेज मैजिक खजाना नीचे नहीं रखा था, उसने केवल अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा था। इससे पिल संप्रदाय के कुछ सदस्य थोड़े नाराज हो गए। वह वास्तव में उनसे ये चीज छीनना चाहता था। ली बाओजुन ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई, अगर आप इस बूढ़े आदमी पर भरोसा करते हैं तो मुझे प्रोफाउंड जेड स्नो ग्रास को गोलियों के एक बैच में परिष्कृत करने में आपकी मदद करने दें। मुझे लगता है कि मेरी गोली शोधन कौशल अच्छा है। मैं एक भट्टी में 2 गोलियां बना सकता हूं। उस समय मुझे केवल एक गोली की आवश्यकता होगी और मुझे फेस प्रिजर्विंग पिल को तैयार करने के लिए कुछ अन्य सामग्री की आवश्यकता होगी। एक बर्तन में 2 फेस प्रिजर्विंग पिल्स बनाने में सक्षम होने के कारण वहां मौजूद कई किमियागरों को ली बाओजुन के प्रति गहरी श्रद्धा महसूस हुई। उन्होंने नहीं सोचा था कि इतना साधारण बूढ़ा आदमी वास्तव में इतना शक्तिशाली किमियागर होगा। ली बाओजुन ने खुद को जवान दिखाने के लिए बहुत सारी ब्यूटी डैन और फेस प्रिजर्विंग पिल्स खा ली थीं, लेकिन ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल के एक बुजुर्ग के रूप में उसने कई मौकों पर कई महान शक्तियों से लड़ाई की थी। पहचाने न जाने के लिए उसने खुद को एक बूढ़े व्यक्ति का भेष बना लिया। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। बूढ़े आदमी, इसे साबित करो और उन लोगों के झुंड को दिखाओ जो कुछ भी नहीं समझते हैं। चेन जियांग ने तुरंत ली बाओजुन को गहन जेड स्नो ग्रास दिया। पिल संप्रदाय के कुछ लोगों ने मन ही मन अपने दिल में उपहास किया। अब भी उन्हें नहीं लगा कि यह स्नो मसल जेड घास है। उन्हें खुद पर पूरा भरोसा था और उन्हें लगा कि वे गलत नहीं होंगे। ली बाओजुन ने जड़ी बूटी प्राप्त करने के तुरंत बाद अपनी गोली शोधन भट्टी निकाली और बहुत ही सफाई से कुछ जड़ी बूटियों को संसाधित किया। अगर कोई ध्यान से देखे तो वह जड़ी बूटियों की गुणवत्ता को पहचान सकेगा, खासकर उन पूरक जड़ी बूटियों को जो सभी बहुत पुरानी थीं और बहुत अच्छी तरह से बेची जा सकती थीं। चेन जियांग को ली बाओजुन पर पूरा भरोसा था क्योंकि वह ली तियानजुन का उत्तराधिकारी था। ली बाओजुन की गोली भट्टी साधारण दिखती थी, लेकिन हर कोई इससे निकलने वाली आग को महसूस करता था और अब इसे नीचे देखने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आग केवल कुछ गर्मी को बाहर निकालती थी और इससे लोगों को लगता था कि यह भयानक है और अगोचर गोली भट्टी इसे झेल सकती है। पिछला अध्याय विषय सूची। अगला अध्याय पढ़ना आनंद का एक रूप है और यह अनुशंसा की जाती है कि आप इसे एकत्रित करें। बिना विज्ञापन के देखना मज़ेदार है। ली बाओजुन की लपटें वाकई बहुत भयानक थीं क्योंकि वह पहले से ही एक 5 तत्वों वाली स्वर्गीय आग थी। यहाँ तक कि चेन जियांग को भी खुद पर शर्मा रही थी, लेकिन अगर उसकी स्वर्ग की आग में विकसित हो सकती है तो ये भी बहुत शक्तिशाली होगी। ली बाओजुन को इतने गंभीर और परिष्कृत होते देख कुछ पिल संप्रदाय के बुजुर्ग चिंतित हो गए। अगर यह असली स्नो जेड घास थी तो वे इसे वापस नहीं पा सकेंगे क्योंकि यह पहले से ही एक गोली बन चुकी थी। अगर यह पहले होता तो वे कुछ और स्पार के साथ वापस खरीद सकते थे। अब उन्हें ली बाओजुन को न रोकने का पछतावा है।
सभी ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। इसके अलावा एक चेहरा बचाने वाली गोली को गड़ते हुए देखना दुर्लभ था, एक बहुत शक्तिशाली कीमियागर की तो बात ही छोड़िए। उपस्थित सभी कीमियागरों ने अनुमान लगाया कि ली बाओजुन शायद एक डैन किंग हो सकता है। ली बाओजुन की भट्टी बहुत स्थिर थी और उससे निकलने वाली कमज़ोर गर्म हवा बहुत स्थिर थी। अल्केमिस्ट बता सकता था कि अंदर की स्थिति बहुत स्थिर थी और आमतौर पर केवल उच्च स्तर के अल्केमिस्ट ही इसे बना पाएंगे, फिर ये कम से कम डैन किंग के स्तर पर होगा। ली बाओजुन ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराया। ये पहले से ही परिष्कृत किया गया है, मेरी किस्मत खराब नहीं है, मैं 2 गोलियों को संघनित कर सकता हूँ। हालांकि रहस्यमय ज़ेड स्नो ग्रास की गुणवत्ता बहुत गिर गई है, लेकिन मैं दवा आभा को पिघलाने और रहस्यमय ज़ेड स्नो ग्रास को बढ़ाने के लिए सहायक सामग्री का उपयोग करूंगा। केवल इसकी गुणवत्ता बढ़ाकर ही मैं 2 गोलियों को संघनित कर पाऊंगा। तभी उसने भट्टी खोली और देखा कि 2 हल्के पीले रंग की डैन किंग की गोलियां तैर रही थीं। रंग और भरपूर खुशबू को देखकर वह बता सकता था कि वे उच्च गुणवत्ता की थीं और यह ब्यूटी डैन नहीं थी, बल्कि भट्टी से निकली असली फेस प्रिजर्विंग पिल थी। ली बाओजुन ने हंसते हुए कहा, हर कोई, आप सभी अब इसे देख सकते हैं। मैंने और इस छोटे भाई ने इसे गलत नहीं समझा है। ये वास्तव में एक गहन ज़ेड स्नो ग्रास है। मैंने इसका उपयोग 2 फेस प्रिजर्विंग पिल्स को परिष्कृत करने के लिए सफलतापूर्वक किया है। जब यंग मास्टर यंग ने चेन जियांग के आत्मसंतुष्ट भाव को देखा तो उसे मन ही मन उससे नफरत हो गई। उसके आसपास की महिलाएं भी ऐसी ही थीं, लेकिन वे फेस प्रिजर्विंग पिल को और भी ज्यादा चाहती थीं। दूसरी ओर दुकानदार और गोल्डन यांग बिल्डिंग के कुछ डैन संप्रदाय के अनुयायी अपने फैसले पर पछता रहे थे। अगर वे इस फेस प्रिजर्विंग पिल को नीलामी में बेचते तो इसकी कीमत दसियों अरब पार होती और शायद इससे भी ज्यादा। फिर भी वे स्नो ज़ेड ग्रास को 4 अरब में बेचने को तैयार थे, जिसे और भी ज्यादा कीमत पर बेचा जा सकता था। कृपया एक क्षण रुकें। चूंकि आप दोनों ज्ञानी हैं, इसलिए मेरा मानना है कि आप दोनों अपनी दूरदर्शी आंखों से और अधिक कमाना चाहते हैं। इस समय एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी सुनहरा लबादा पहने हुए वहां आया। एल्दवान, पिल संप्रदाय के कुछ लोगों और दुकानदार ने बार बार सलाम किया। एल्दवान ने अपना सिर हिलाया। जब उसे खबर मिली तो उसे भी अपने दिल में असहजता महसूस हुई। उन्होंने वास्तव में एक गलती की थी और दूसरे पक्ष को इतनी सस्ती कीमत पर स्नो ज़ेड घास का एक डंठल खरीदने के लिए मजबूर किया था। ओह, आप चाहते हैं कि हम यहाँ घूमना जारी रखें? चेन जियांग ने कुछ पार अर्जित करने के लिए गहन ज़ेड स्नो ग्रास नहीं खरीदा था, उसके पास इसकी बिल्कुल भी कमी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। पहली जगह जहाँ ये स्नो ज़ेड घास उगी थी, वह जगह साल भर ठंड से ढकी रहती थी और इसके बढ़ने के लिए परिस्थितियाँ बहुत कठोर थीं। क्या आप नहीं जानना चाहते कि यह स्नो ज़ेड घास कहाँ से आए? एल्दवान ने कहा। इस समय भीड़ में से एक युवक ने कहा, ये सुदूर उत्तर से गहरा ठंडा प्राचीन क्षेत्र होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि आदिम युग के दौरान कीमती भूमि में अजीब फूल और अजीब पौधे खिलते थे। मैंने ये भी सुना है कि बर्फ को आदिम गहराई कहा जाता है और इसमें सभी प्रकार के रंग होते हैं। यहाँ तक कि अगर इसे धधकते सूरज के नीचे पकाया जाए तो भी इसे पिघलाना मुश्किल होगा, और यहाँ तक कि कुछ कीमियागरों की लपटें भी उन आदिम गहराई को पिघलाने में असमर्थ हैं। पिछले कुछ वर्षों में गहन शीत प्राचीन क्षेत्र के सुदूर उत्तर में कोई बर्फीला तूफान नहीं आया है। एल्दवान ने अपना सिर हिलाया। अगर अजीब बर्फ के फूलों वाले पौधे बाकी पौधों से अलग हैं, तो हमें यहाँ सिर्फ एक समूह के पौधे मिले हैं। चूंकि तुम दोनों का स्वाद इतना अच्छा है, तो तुम क्यों नहीं जांचते कि क्या इन पौधों में अजीब फूल और पौधे हैं? आपको ये जानना चाहिए कि वे सभी अजीब फूल और जड़ी बूटियां आदिम युग से थीं, और उस समय ये जमीन का टुकड़ा वह स्थान था जहां डीतियान 9 स्वर्गों और 10 महान पृथ्वी के ऊपर खड़ा था। ये निश्चित रूप से एक साधारण पौधा नहीं था, ये संभवतः अमर ग्रेड के पवित्र स्तर से कुछ था। मैंने सुना है कि कई प्राचीन शक्तियों ने लोगों को गहन शीत प्राचीन क्षेत्र में गहनता की खोज करने के लिए भेजा है, और यहाँ तक कि कुछ अजीब गहनताएं भी खरीदी हैं। ऐसा लगता है कि कुछ प्राचीन शक्तियों ने एक बार स्वर्ग स्तर का एक आत्मा फूल प्राप्त किया था। चेन जियांग ने पहली बार इस तरह की बात सुनी थी। उन्होंने तुरंत सिर हिलाया और प्रोथोम्बिंग को देखने के लिए सहमत हो गए। वरिष्ठ श्वेत बाघ, क्या आप गहन शीत प्राचीन क्षेत्र के बारे में कुछ जानते हैं? चेन जियांग ने जल्दी से पूछा। मुझे थोड़ा बहुत पता है। वह जगह वाकई एक खजाने की ज़मीन है जो अजीबोगरीब फूलों और पौधों से भरी हुई है, लेकिन ये बेहद खतरनाक है, और क्यूशे और मैं सिर्फ अनिच्छा से अंदर घूम सकते थे। बाद में हमें नहीं पता कि वह जगह क्यों जमी हुई थी, इसलिए हम उन गहरी चीज़ों को देखने जाएंगे। शायद मैं कुछ देख पाऊँ, सफ़ेद बाघ ने जवाब दिया। चेन जियांग अपने दिल में बेहद हैरान था। यहाँ तक कि सफ़ेद बाघ भी लापरवाही से घूमने की हिम्मत नहीं करता था, इसलिए गहरा ठंडा प्राचीन क्षेत्र वास्तव में एक असाधारण जगह थी। एल्दवान ने चेन जियांग और ली बाओजुन का नेतृत्व किया। उनके पीछे लोगों का एक बड़ा समूह था। वे एक प्रांगण में पहुंचे जहां कई चौकोर या अनियमित गोल चट्टानें थीं, कुल मिलाकर दर्जनों, विभिन्न रंगों के साथ। प्रवेश करने के बाद कई छात्र ठंड को सहन करने में असमर्थ थे, और उनके पास तुरंत आंगन छोड़ने और देखने के लिए एक लंबे गलियारे में खड़े होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
ठंडी हवा के फैलने और दूसरों को प्रभावित करने से बचने के लिए इस प्रांगण को एक विशाल जादुई संरचना से घेर दिया गया था। यहाँ तक कि युवा मास्टर यंग और उनके साथ की कुछ लड़कियां भी ठंडी हवा का सामना नहीं कर सकीं और एक के बाद एक पीछे हट गईं। चेन जियांग और ली बाओजुन स्वाभाविक रूप से ठीक होंगे, लेकिन वह ठंडी क्यूई वास्तव में बहुत मजबूत थी। यह उन जैसे लोगों को, जिनकी लपटें मजबूत थीं, ठंड महसूस कराने में सक्षम थी। मूल रूप से 100 से ज़्यादा लोग उसके पीछे पीछे अंदर आए थे, लेकिन केवल 10 या उससे ज़्यादा लोग ही थे जो अभी भी आंगन में चल पा रहे थे। चेन जियांग के सरल और ईमानदार चेहरे को देखकर हर कोई जानता था कि वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो सुअर की भूमिका निभाता था और बाघों को खाता था, कोई ऐसा व्यक्ति जो ठंडी हवा का विरोध कर सकता था। चेन जियांग ने भौहें से कुढ़ी। उसने अपनी शक्तिशाली दिव्य शक्ति का उपयोग करके रंगीन गहराई को देखने की कोशिश की, लेकिन उसे एक बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा। नेता, मैं आपकी असलियत नहीं समझ सकता, लेकिन आपका क्या? ली बाओजुन ने चेन जियांग से फुसफुसाकर कहा। चेन जियांग ने जवाब दिया, मेरे लिए भी यही बात है। फिर उसने व्हाइट टाइगर से पूछा, वरिष्ठ, क्या आप देख सकते हैं कि इन गहनों के अंदर क्या है? गहराई का सबसे बड़ा टुकड़ा ताबूत जैसा था और सबसे छोटा टुकड़ा मनुष्य की आधी ऊंचाई का था। नहीं, व्हाइट टाइगर के जवाब से चेन जियांग को बेहद संदेह हुआ। सफ़ेद बाघ ने तुरंत समझाया, हालांकि मैंने स्वर्ग पृथ्वी संहार विधि प्राप्त कर ली है, लेकिन मैं इसे ज़्यादा नहीं अपनाता। मैंने खुद ही पशु संहार विधि सीखी है और उसके बाद ही मैं सार सीख सकता हूँ। मैंने अन्य पहलुओं में केवल थोड़ा बहुत ही हाथ आजमाया है। इस तरह की गहराई बहुत अजीब है और जिसने इस तरह की ठंडी ऊर्जा को छोड़ा है वह बहुत शक्तिशाली है। इसके अलावा अंदर जमी हुई चीज़ ने एक तरह की ऊर्जा पैदा की है जिससे ये गहराई और अधिक ठंडी ऊर्जा को अवशोषित कर सकती है। दूसरे शब्दों में, इन गहराइयों के अंदर की चीज़ों ने उन्हें इतना मजबूत बना दिया है कि वे कुछ भी पता नहीं लगा पाती हैं ताकि वे खुद की रक्षा कर सकें। क्या अंदर की चीज़ें अजीब फूल और जड़ी बूटियां हो सकती हैं? चेन जियांग ने फिर पूछा। चूंकि लॉन्ग जुएई ने कोई हरकत नहीं की थी, इसलिए शायद वह कुछ देख भी नहीं पाई थी। मुझे नहीं पता, क्या तुम एक लेकर इसे खोल नहीं सकते? सफ़ेद बाघ इन गहन बातों के बारे में बहुत उत्सुक था। एल्डर वान ने देखा कि चेन जियांग और अन्य सभी चुप थे। उसने गंभीरता से प्रगाढ़ता को देखा और हंसा। आप बहुत शक्तिशाली हैं, मुझे पता है कि आप सभी इन प्रगाढ़ता से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, इन प्रगाढ़ता को तोड़ना बहुत मुश्किल है। यदि आप इन प्रगाढ़ता से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको अभी भी उन्हें खरीदना होगा। ये प्रगाढ़ताएं प्रगाढ़ शीत प्राचीन क्षेत्र में विशेष हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा और कई लोग मर भी गए। चेन जियांग ने कहा, क्या आप इन सभी गहन चीज़ों को बेचने की योजना बना रहे हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं? ऐसा लगता है कि आप लोग इसके लिए अच्छी कीमत चुकाने को तैयार हैं। ये सही है, यह ऐसी चीज़ है जिसे वापस पाने के लिए हमने बहुत त्याग किया है। एल्डर वान ने कहा, मुझे लगता है कि आप लोगों ने दूसरों को जाने के लिए मजबूर किया। कौन नहीं जानता कि आपने स्वर्ग थंडर पार्गेट्री में क्या किया? गहन शीत प्राचीन क्षेत्र में ऐसा करना आपके लिए बहुत सामान्य बात है। ऐसा लग रहा था कि वह दुष्ट साधकों के बीच एक विशेषज्ञ था। एल्डर वान ने उसकी परवाह नहीं की और आगे कहा, भले ही आप गहन शीत प्राचीन क्षेत्र में चले जाएं, आप इस बात की गारंटी नहीं दे पाएंगे कि आपको इस प्रकार की गहनता मिल सकती है। आपको देखना चाहिए था कि ये गहनता कितनी शक्तिशाली हैं। चेन जियांग ने पूछा, क्या आप वास्तव में इन गहनों को खोलने और अंदर क्या है ये देखने में असमर्थ हैं? एल्डर वान ने आह भरते हुए कहा, इसे पिघलाना असंभव नहीं है। हमारे गोल्ड सन सेंट दायरे से एक वरिष्ठ व्यक्ति आया और अपने अमर उपकरण का उपयोग करके इसे तोड़ दिया। वास्तव में अंदर कुछ है, यह अमर जैड का एक छोटा सा टुकड़ा है। आकाशीय जैड एक दुर्लभ अयस्क था जो आध्यात्मिक क्रिस्टल से भी बेहतर था। इसमें बहुत सारी समृद्ध अमर क्यूई निहित थी जो स्वर्ग के दायरे में बहुत कम थी। अगर ऐसा है तो फिर आप इसे बेचने के लिए बाहर क्यों ले गए? ली बाओजुन हैरान था। अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, क्योंकि कुछ गहन चीजों के अंदर कुछ भी नहीं है। एक सुगंधित हवा बह रही थी और दानव महारानी लू किनलियान 2 परिपक्व महिलाओं के साथ आंगन में चली गई जिनके पास हवा का आकर्षण था। उसका चेहरा एक पतले घूंघट से ढका हुआ था जिससे उसका बेहद खूबसूरत चेहरा दिखाई और गायब हो गया, जिससे वह और भी आकर्षक लग रही थी। बेशक कई रैंकर्स खुद को जहर से बचाने के लिए अपनी सांस को रोकना और लू किनलियान के शरीर से सुगंध को छानना पसंद करेंगे। लवू किनलियान ने चेन जियांग को नहीं पहचाना, लेकिन वह उससे सावधान थी। साथ ही उसे लगा कि व्हाइट टाइगर बहुत खतरनाक था, खासकर जब वे व्हाइट टाइगर के करीब थे तो वह ठंडे पसीने से तरबतर हो गई। भले ही वह अपने दिल में हैरान और भयभीत थी, लेकिन उसने व्हाइट टाइगर को फिर से देखने की हिम्मत नहीं की। इस महिला में एक बहुत ही खास आत्मिक अनुभूति है। ऐसा लगता है कि उसने मुझ में कुछ नोटिस कर लिया है। व्हाइट टाइगर ने चेन जियांग से कहा, उसका मेरे साथ अच्छा रिश्ता है। वह अकेली है, इसलिए आपको उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
चेन जियांग ने व्हाइट टाइगर को जवाब देने के बाद एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ लव किनलियन से पूछा, क्या दानव महारानी के पास भी इस तरह की गहनता है? हमें 10 से ज़्यादा टुकड़े मिले और बहुत कोशिश के बाद हम इसे तोड़ने में कामयाब रहे। सिर्फ एक टुकड़े के अंदर कुछ था, लेकिन ये सिर्फ एक असंरचित अमर औषधि थी, इसलिए इसका कुछ मूल्य है और सभी दुकानें अब गहन औषधियां बेच रही हैं। लव किनलियान सफ़ेद बाघ से बेहद भयभीत था, वह बेहद भयभीत था, लेकिन उसने एक शांत भाव बनाए रखा। चेन जियांग ने इन गहनों को सहलाया, वह ये देखना चाहता था कि क्या वह इन गहनों को परिष्कृत करके गोली बना सकता है। उसे लगा कि अगर इसे परिष्कृत किया जा सकता है तो यह एक ठंडी विशेषता वाली गोली भी होगी। ये ठंडी ऊर्जा वाले साधकों के खाने के लिए बहुत उपयुक्त है। एल्डर वान ने हंसते हुए कहा, छोटी दानव महारानी ने अभी कहा, अंदर अच्छी चीजें हो सकती हैं और आप दोनों की आंखें तेज हैं, इसीलिए मैंने आपको ये चीजें खरीदने की सलाह दी है। आपको इन गहन चीजों से ये देखने में सक्षम होना चाहिए कि अंदर क्या है। क्या यह मेरी किस्मत की परीक्षा नहीं है? चेन जियांग ने अपने हाथ रगड़े और पूछा, यहाँ पर प्रोफोगबिंग कितने में बिकता है? बहुत से लोग प्रोफोगबिंग के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने पहली बार सुना था कि इसे इस तरह बेचा जा रहा है। 20 बिलियन स्पार का ये टुकड़ा 30 बिलियन है और यह टुकड़ा थोड़ा सा 15 बिलियन है। यह मुख्य रूप से आकार के संदर्भ में है, क्योंकि जब ये गहन निर्माण हुए थे तो वे सभी आकार में निश्चित थे। एल्डर वान ने जो कीमत पेश की उससे कई लोगों के दिलों में कोसने की भावना पैदा हो गई। इस तरह के टूटे हुए गहन निर्माण को खरीदने के लिए अरबों डॉलर लेकर लौटना, इसे खोलने के लिए अभी भी बहुत प्रयास करना होगा और इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि अंदर कुछ होगा। लव क्विनलियन ने पहले भी कहा था, 10 से ज़्यादा टुकड़े तोड़ने पर ही कुछ मिल सकता है। इसके अलावा उसके लहजे से उसे लगा कि उसे सिर्फ किस्मत का साथ मिला है। अगर उसकी किस्मत खराब होती तो 100 टुकड़े भी बेकार होते। क्या वह मर नहीं जाती? ये गजब के विक्रेता मौत से भी पैसे कमा सकते हैं। केवल बहुत से लोग स्पार खरीद रहे हैं। बिल्कुल, इतने निर्दयी मत बनो। अगर वहाँ कोई अमर औषधि या दिव्य जैड होता तो हम निश्चित रूप से भाग्य बनाने में सक्षम होते। आसपास की भीड़ उत्साहपूर्वक चर्चा कर रही थी। चेन जियांग ने नीले रंग के गहरे रंग के टुकड़े को देखा, उसे छुआ और महसूस किया कि यह असामान्य रूप से ठंडा था। उसने ध्यान से इसे देखा और इस पर बर्फ के कोई निशान नहीं देखे। वह बता सकता था कि इस गहरे रंग के बनने के बाद यह हजारों सालों से गहरे ठंडे प्राचीन क्षेत्र में सो रहा था और अगर इसे खोदा जाए तो ये केवल एक बार दिन का उजाला देख पाएगा, लेकिन अंदर वास्तव में क्या जम गया था और ये बहुरंगी आदिम गहरे रंग कैसे बने। यहाँ तक कि सफ़ेद बाघ भी गहरे ठंडे प्राचीन क्षेत्र से सावधान था। आखिर वहाँ क्या हो रहा था? चेन जियांग, भगवान को मारने की विधि शायद तुम्हें कुछ पता लगाने में मदद कर सकती है। व्हाइट टाइगर ने अचानक चेन जियांग से कहा, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? हत्या देवता का दिल एक चट्टान है जिसे मैंने उठाया था। इस समय चेन जियांग भी कुछ करने के लिए भगवान मारे गए विधि का उपयोग करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास भगवान मारे गए विधि पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं था। उस बड़ी सफ़ेद बिल्ली ने निश्चित रूप से भगवान को मारने की विधि नहीं सीखी है। मुझे लगता है कि इंपीरियल ड्रैगन रेस में हमारे पूर्वजों ने भगवान को मारने की विधि से इस 9 मोड़ वाले ड्रैगन भगवान मंत्र का निर्माण किया था, इसलिए हम 9 मोड़ वाले ड्रैगन भगवान मंत्र में अराजकता दिव्य आंख का उपयोग करने की कोशिश कर सकते हैं। लॉन्ग जुएई, जो लंबे समय से चुप थी, ने आखिरकार आवाज़ निकाली। ऐसा लग रहा था कि वह भी गहनता की सामग्री को नहीं देख पा रही थी। 9 मोड़ वाले ड्रैगन भगवान मंत्र न केवल चेन जियांग को अपनी आत्मा की खेती करने में मदद करने के लिए था, बल्कि इसके अंदर कई रहस्यमय तकनीकें भी थीं, जैसे कि अराजकता दिव्य नेत्र। सभी ने देखा कि चेन जियांग इन गहनताओं में बहुत रुचि रखता था। पहले जब वे बाहर थे तो इस आदमी ने, जिसे बड़ा और मूर्ख माना जाता था, गोल्डन यांग बिल्डिंग को खून की उल्टी करवा दी थी। हालांकि वह एक साधारण और ईमानदार दिखने वाला था, लेकिन स्नो जेड ग्रास को पहचानने में सक्षम होने के लिए उसके पास कुछ कौशल होना चाहिए। लव किनलियन ने ध्यान से सफ़ेद बाघ को देखा। सफ़ेद बाघ ने पहले भी अपना रूप बदला था, इसलिए बेशक वह उसे पहचान नहीं पाएगी। अगर वह अपने मूल रूप में दिखाई देता तो स्वर्ग थंडर सिटी निश्चित रूप से फट जाती, क्योंकि चेन जियांग ने एक बार सफ़ेद बाघ के रूप का इस्तेमाल करके खुद को ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल के महान कबीले के बुजुर्ग के रूप में पेश किया था। चेन जियांग ने एल्डर वान से कहा, क्या मैं इसे करीब से देख सकता हूँ? मेरा मतलब है कि अपनी विशेष तकनीक का उपयोग करके मुझे इन गहनताओं में बहुत दिलचस्पी है। ठीक है, जो चाहो करो। एल्डर वान का मानना था कि चेन जियांग एक टाइकून था, इसलिए वह बहुत इच्छुक था। चेन जियांग एक गहरे बैंगनी रंग के गहरे रंग के प्राणी के सामने आया। ये गहरे रंग का प्राणी उससे एक सिर छोटा था और आंगन की दीवार के सहारे सीधा खड़ा था। उसने बैंगनी रंग की ठंडी क्यूई निकाली, जिसे ठंडी क्यूई का सबसे भारी हिस्सा माना जा सकता है। चेन जियांग ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और देखा कि अचानक उसकी भौहों के बीच से एक सुनहरी रोशनी बह रही है।
मानो उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी हों, और ये दृश्य देखने के बाद भीड़ में मौजूद लोग हिलने लगे और सदमे में चिल्लाने लगे। एल्डर वान का चेहरा बदल गया। वह वास्तव में चिंतित था कि चेन जियांग इस तकनीक से इसे देख पाएगा। उस समय वे फिर से नुकसान में होंगे। अराजकता दिव्य नेत्र लव क्विनलियन बेहद हैरान थी। वह अभी अभी एक रहस्यमय व्यक्ति से मिली थी जिसके पास बेहद शक्तिशाली शक्तियां थीं, और किसी को ऐसी अजीब तकनीक का उपयोग करते हुए देखना जो स्वर्ग के दायरे में भी एक बड़ी सनसनी पैदा कर सकती थी। उसे लगा कि दितियान पहले ही अपनी चरम स्थिति में पहुंच चुका है। चेन जियांग, क्या तुम कुछ देख सकते हो? यह अराजकता दिव्य नेत्र भगवान की हत्या विधि से है। मुझे वास्तव में अफसोस है कि मैंने इसे तब नहीं सीखा। सफ़ेद बाघ ने जल्दी से कहा, नहीं, मैं कुछ और देखना चाहता हूँ। चेन जियांग के बोलने के बाद वह दूसरी जगह चले गए, लेकिन कैस डिवाइन आई को निष्पादित करना आसान नहीं था। चेन जियांग एक चौकोर आकार के रक्त लाल रंग के गहरे रंग के दीपक के पास आया। ये गहरा दीपक एक चौकोर पत्थर की मेज जैसा दिख रहा था। उसने फिर से अपनी भौहों के बीच की आंख खोली और कैस डिवाइन आई का इस्तेमाल किया, जिससे एक सुनहरी रोशनी निकली। हर कोई देख सकता था कि जब सुनहरा प्रकाश गंभीरता में प्रवेश करता था तो वह प्रकाश को परावर्तित नहीं करता था। चेन जियांग ने कुछ टुकड़ों को देखना जारी रखा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति फिलहाल बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। एक नज़र में वह बता सकता था कि उसने बहुत सारी ऊर्जा समाप्त कर दी थी, और इस अराजकता दिव्य नेत्र ने बस कुछ ही चालों में उसकी बहुत सारी दिव्य शक्ति को खा लिया था। मुझे ये टुकड़ा चाहिए, कितने स्पार? चेन जियांग ने एक भूरे काले रंग के गहन की ओर इशारा किया और पूछा। एल्डर वान अपने दिल में थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने पहले ही कहा था कि यह आकार के आधार पर गणना की गई थी। स्वाभाविक रूप से उसने उच्च कीमत का नाम बताने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अभी बहुत से लोग देख रहे थे। 2 अरब 800 मिलियन स्पार। एल्डर वान कुछ देर तक हिचकिचाए और फिर बोले। चेन जियांग ने तुरंत एल्डर वान की तरफ एक स्टोरेज बैग फेंका। ये दृश्य देखकर हर कोई भावुक हो गया, उनके दिल और भी ज्यादा उत्साहित हो गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसा मूर्ख व्यक्ति वास्तव में एक प्रोफॉर्बिन खरीदेगा, भले ही ये थोड़ा मुश्किल लग रहा था। हर कोई जानना चाहता था कि छेद के अंदर क्या है, लेकिन वे समझते थे कि छेद को खोलना इतना आसान नहीं है। बड़े ली, इस गहरे छेद को चीर डालो। तलवार और कृपाण पर अपनी ज्वाला छोड़ना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। चेन जियांग ने ली बाओजुन को एक ध्वनि संदेश भेजा। ली बाओजुन ने तुरंत कहा, छोटे दोस्त, इस गहरे छेद को खोलना मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूँ। अगर यह सफल हो गया तो आप तुरंत देख पाएंगे कि अंदर कुछ है या नहीं। सभी लोग बहुत खुश थे। उन्होंने देखा कि यह बूढ़ा आदमी इतनी आसानी से चेहरे को बचाने वाली गोलियां बना रहा है। वह जरूर बहुत ताकतवर आदमी होगा। ठीक है, चेन जियांग ने सहजता से उत्तर दिया। सफ़ेद बाघ, लव किनलियान और प्रांगण में मौजूद 10 से अधिक अन्य रैंकर्स ये जानना चाहते थे कि प्रांगण के अंदर वास्तव में क्या है। ली बाओजुन ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा ली और जोर से चिल्लाया। उसके हाथ में अचानक आग की एक गेंद दिखाई दी, जो बाद में एक लाल तेज ब्लेड में बदल गई, लेकिन कई लोग देख सकते थे कि यह जाली नहीं थी, बल्कि अत्यंत सघन ज्वाला ऊर्जा से संघनित थी। ली बाओजुन द्वारा इस ब्लेड को बनाने के बाद आंगन में ठंडी ऊर्जा वास्तव में दब गई थी। हालांकि ये केवल थोड़े समय के लिए था। ये धूसर काला गड्ढा छोटा नहीं था, बल्कि पानी की टंकी जितना बड़ा था। अगर इसके अंदर कोई छोटी सी चीज़ छिपी होती तो उसे तोड़ना पड़ता, और अगर इसे आग में भूनना होता तो अंदर की नाजुक चीज़ें आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाती, इसलिए गड्ढा तोड़ना आसान नहीं था। सावधान रहो, कोई अच्छी चीज़ मत काटो, चेन जियांग ने याद दिलाया। चिंता मत करो, मैं यहाँ गोलियाँ परिष्कृत करने के लिए हूँ। मुझे कड़ाही में औषधीय जड़ी बूटियाँ गलाते समय बहुत सावधान रहना होगा, ली बाओजुन ने कहा, फिर काटना शुरू कर दिया। उसकी लपटों से बनी ब्लेड उम्मीद के मुताबिक शक्तिशाली थी, अतुलनीय रूप से मजबूत गहराई टोफू की तरह थी, और इसे आसानी से काट दिया गया। तभी अचानक से काली बर्फ का गुबार उठा और फटकर काले बर्फ के क्रिस्टलों के ढेर में तब्दील हो गया। अंदर कुछ भी नहीं था। भीड़ एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई, फिर आहें भरने लगी। 28 अरब रुपये ऐसे ही बर्बाद हो गए। तुमने अंदर से कुछ खरीदने की हिम्मत की। सफ़ेद बाघ बहुत उलझन में था। क्या तुमने कुछ नोटिस नहीं किया? ली बाओजुन ने ध्वनि प्रसारण के माध्यम से चेन जियांग से भी इस बारे में पूछा। चेन जियांग ने तुरंत जवाब दिया, मैंने इसे देख लिया, लेकिन इसने मेरी अराजकता दिव्य आंख को भी उजागर कर दिया। अगर मैं बहुत सटीक रूप से देखता हूं तो क्या होगा अगर अन्य लोग मुझे भविष्य में इसे खरीदने नहीं देंगे? ली बाओजुन और व्हाइट टाइगर को तुरंत समझ में आ गया कि चेन जियांग ने जानबूझकर दूसरों को ये सोचने पर मजबूर किया कि उसकी तीसरी आंख बेकार है। चेन जियांग ने तुरंत बड़बड़ाते हुए कहा, क्या कुत्ते की विरासत में मिली गुप्त विधि? ये पूरी तरह से बेकार है। इसने न केवल स्पार को बर्बाद किया, बल्कि इससे मैं बहुत थक भी गया। उसके हाव भाव देखकर सभी ने मन ही मन उस फिजूल खर्च को कोसा। स्पार के प्रति उनकी भावनाएं बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं थीं,
अगर कोई सामान्य व्यक्ति इन 20 अरब स्पार को ऐसे ही छोड़ देता तो वे निश्चित रूप से अपने माता पिता के लिए रोते। एल्डर वान ने एक लंबी सांस छोड़ी। आज कई लोगों की नज़र में चेन जियांग की अराजकता दिव्य आंख केवल एक दिखावा थी और हर कोई उसके दुर्भाग्य पर खुश था, जबकि गोल्डन यांग बिल्डिंग के लोग मुस्कुरा रहे थे और आत्मसंतुष्ट थे क्योंकि उन्होंने एक बेकार और टूटी हुई इमारत को अविश्वसनीय रूप से उच्च कीमत पर बेच दिया था। जैसे ही हर कोई जाने की योजना बना रहा था, चेन जियांग अचानक चिल्लाया, नहीं, मैं इसे बर्बाद नहीं होने दे सकता, मुझे कुछ पैसे वापस कमाने होंगे। बूढ़े आदमी, एक पल रुको, आपको मेरे लिए गहराई को काटना होगा। जिस क्षण कोई अंतराल होगा, ये गहराई अपने आप फट जाएगी, आपको कोई प्रयास बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। चेन जियांग ने नीचे बैठकर उन 2 गहनों को एक तरफ रख दिया जो क्रिस्टल रेत में बदल गए थे। उसे लगा कि ये गहने उपयोगी हैं और साथ ही उसने उन्हें बाई यूयू और सू मेयाओ को अध्ययन करने के लिए दे दिया। क्या? गधे ने उसके दिमाग को लात मार दी थी। अभी अभी उसे बहुत तकलीफ हुई, पर उसका दिमाग फिर भी नहीं बढ़ा। वाकई बहुत बेवकूफ स्पार हैं, यह आदमी कहाँ से आ गया? एक उड़ाऊं बेटा, एक आदमी ने कहा। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पढ़ें और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखकर कि कोई चेन जियांग को गधे द्वारा उसके सिर पर लात मारने के लिए डांट रहा था, गोल्डन यांग बिल्डिंग के विशेषज्ञ तुरंत असंतुष्ट हो गए और उस आदमी को मारने के इरादे से भरी आंखों से देखा। हालांकि उन्होंने ऐसा सोचा था। जब आदमी ने ये शब्द कहे तो चेन जियांग ने आगे नहीं कहा, लेकिन उनकी नज़र में चेन जियांग मानव रूप में एक स्पाराइट नस था और वर्तमान में गोल्डन यांग बिल्डिंग को स्पार दे रहा था। इस समय चेन जियांग ने एक पीला गहरापन खरीदा जो उससे भी बड़ा था, कुल 35 बिलियन स्पार के साथ। सभी को लगा कि वह बस खिलवाड़ कर रहा था और उसने अपनी तीसरी आंख का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसने पहले कभी उस पीले गहरेपन को नहीं देखा था। दरअसल चेन जियांग की अराजकता दिव्य नेत्र पर महारत पहले से ही बढ़ चुकी थी, इसलिए उसे अपनी तीसरी आंख खोलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि तीसरी आंख सबसे शक्तिशाली अराजकता दिव्य नेत्र थी। अपनी मूल 2 आंखों का उपयोग करना पर्याप्त था। उसने पहले ही अराजकता दिव्य नेत्र का उपयोग पीले रंग के इस गहनता के टुकड़े को देखने के लिए किया था और उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा, जिसका मतलब था कि गहनता के अंदर शायद कुछ भी नहीं हो सकता है। बूढ़े आदमी, आगे बढ़ो, चेन जियांग ने उत्सुकता से कहा और उसने एल्डर वान की ओर एक स्टोरेज बैग फेंक दिया। एल्डर वान बहुत खुश था। वह पहले ही स्नो जेड ग्रास के नुकसान के बारे में भूल चुका था। उसका मानना था कि यह पहले से ही सामान्य हो गया है। ली बाओजुन ने अपनी आग जैसी लाल उंगली से पीले पत्थर को हल्के से छुआ और वह टूट गया। ये बर्फ के क्रिस्टल का एक और ढेर था जो रेत के ढेर जितना छोटा था। चेन जियांग को रेत जैसे बर्फ के क्रिस्टल के जोड़े को खोलते हुए देखकर हर कोई तुरंत बार बार आहें भरने लगा। साथ ही चेन जियांग पर एक और 35 अरब स्पार फेंकने के लिए हंसने लगा। लीडर, गोल्डन यांग बिल्डिंग में स्पार पहुंचाना यह आपकी शैली नहीं है। हालांकि ली बाओजुन को पता था कि चेन जियांग को इन गहनों से कुछ पाने में सक्षम होने का भरोसा था, फिर भी वह अपने दिल में बहुत असहज था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चेन जियांग ने पहले ही गोल्डन यांग बिल्डिंग को कई स्पार मुफ्त में दे दिए थे। चिंता मत करो, मैं उन्हें एक पल में ये सब उगलवा दूंगा। चेन जियांग एक सफ़ेद रंग के दीपक बिंग के सामने आया। दीपक बिंग का ये टुकड़ा बहुत बड़ा था और एक विशाल बिस्तर जैसा लग रहा था। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। दीपक बिंग का ये टुकड़ा कुछ ऐसा था जिसे चेन जियांग ने अपनी तीसरी आंख से पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए अब सभी को विश्वास हो गया कि चेन जियांग सिर्फ मजाक कर रहा था। ये वाला, चेन जियांग ने गहनता से थपथपाया, यह इतना बड़ा है, इसके अंदर जरूर कुछ होगा। कितने स्पार? 100 बिलियन। एल्डर वान की आवाज़ उत्साह से कांप रही थी और उसने बोली भी थोड़ी बढ़ा दी थी। चेन जियांग ने भौहें से कुढ़ी। वह कैसे नहीं देख पाया कि प्रोफॉग बिंग की कीमत थोड़ी बढ़ गई थी। उसने कहा, एल्डर वान, आप सभी शर्त के नियम जानते हैं। जो लोग डेस्टिनी बॉक्स के साथ खेलते हैं वे अंदर की टूटी हुई जड़ी बूटियों का उपयोग करके उन्हें गोलियों में बदल देते हैं। न केवल आपको सामग्री उपहार में दी जाएगी, बल्कि आप डेस्टिनी बॉक्स खरीदने की लागत भी माफ कर सकते हैं। एल्डर वान ने अपना सिर हिलाया। बेशक मुझे पता है, अगर हम गोली को परिष्कृत करने में असफल रहे तो आपको हमें स्पार का एक और सेट देना होगा। चेन जियांग हंसा। बस हम भी इसी तरह खेलें। अगर इस गहनता के अंदर कुछ है तो न केवल तुम मुझे मेरे 100 अरब स्पार वापस दोगे, बल्कि तुम्हें मुझे एक और 100 अरब भी देना होगा। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें एक और 100 अरब दूंगा। उद्धरण चिन्ह। चेन जियांग ने एक और स्टोरेज बैग निकाला और उसे जमीन पर फेंक दिया और सभी से कहा कि वे अपनी आध्यात्मिक भावनाएं उसमें डालें। चेन जियांग की संपत्ति ने कई युवाओं को चौंका दिया और वे सभी जुआ खेलना चाहते थे। एल्डर वान झिझकते हुए उन्होंने कुछ विशेषज्ञों की ओर देखा कि विशेषज्ञों ने सिर हिलाया और तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, मैं आपके साथ खेलूंगा। मेहमानों को खुश करना हमारे गोल्डन यांग बिल्डिंग का मुख्य विषय है। सभी लोग इस बात पर सहमत थे कि यदि चेन जियांग जैसा मूर्ख व्यक्ति उसे धोखा न दे तो ये सार्थक होगा। चेन जियांग ने ली बाओजुन से कहा, बूढ़े आदमी, चलो ये करते हैं।
अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 10 बिलियन दूंगा। ली बाओजुन का मानना था कि इस विशाल गड्ढा के अंदर कुछ तो होना चाहिए, अगर ऐसा न होता तो चेन जियांग इस तरह नहीं खेलता। उसकी उंगलियों ने धीरे से विशाल सफ़ेद गड्ढा को छुआ और सभी के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। जब उन्होंने देखा कि गड्ढा बर्फ में बदल गया है और ज़मीन पर बिखर गया है तो सभी ने अपनी सांसें रोक लीं। जैसे ही चेन जियांग बर्फ के क्रिस्टल के बीच में जाकर खोजबीन करने वाला था, एल्डर वान ने कहा, रुको, हम तुम्हें इसे खोजने के लिए हमारे साथ अंदर जाने नहीं दे सकते। यह एक जुआ है, हमें एक निष्पक्ष प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता है। हम इसे दानव महारानी को क्यों नहीं सौंप देते? मुझे आश्चर्य है कि क्या दानव महारानी हमें कुछ सम्मान दे सकती हैं। लवो क्विनलियन ने अपना सिर हिलाया, मैं तैयार हूँ। लव क्विनलियन ने अपना हाथ हिलाया और ढेर हवा में उड़ गया, हवा में तैरता हुआ, अलग अलग टुकड़ों में अलग हो गया। दूर से यह एक झिलमिलाता हुआ पर्दा जैसा लग रहा था, जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसका मतलब था कि विशाल सफ़ेद गहराई के अंदर खालीपन था। ये दृश्य देखकर उस अद्वितीय सुंदरी ने आह भरते हुए कहा, सर, मैंने आपको निराश कर दिया। सभी ने हैरानी से कहा, क्योंकि इस मूर्ख बड़े आदमी ने न केवल सफ़ेद रेत का ढेर खरीदने के लिए 100 अरब खर्च किए, बल्कि उसने 100 अरब भी खो दिए। 200 अरब स्पार ने एल्डरवान की स्टोरेज रिंग में ऐसे ही प्रवेश किया, और अगर वे यहाँ नहीं होते तो एल्डरवान निश्चित रूप से पागलों की तरह हंसते। नेता, आप क्या कर रहे हैं? ली बाओजुन ने चेन जियांग को दर्द से जवाब दिया। इतना चिंतित मत हो, यदि आप जीतते हैं तो आप केवल थोड़ा ही जीत सकते हैं। क्या आपको लगता है कि यह पर्याप्त है? पिछली बार जब हमने डैन एलायंस में 1 ट्रिलियन स्पार को धोखा दिया था, तब भी उन्हें लगा कि यह पर्याप्त नहीं था। इसलिए मैंने इसे जानबूझकर किया, अन्यथा वे अधिक दांव लगाने के लिए कैसे तैयार होंगे? दानव महारानी मेरी दोस्त है, जब समय आएगा तो आप सभी को थोड़ा सहयोग करना चाहिए और हम उसे मौत के घाट उतार देंगे। चेन जियांग ने ली बाओजुन और व्हाइट टाइगर को अपने ध्वनि संचरण के साथ उत्तर दिया, जिससे उनका भ्रम दूर हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि चेन जियांग वास्तव में इतना भयावह होगा। बेशक ली बाओजुन जानता था कि जब चेन जियांग ने अच्छे आदमी ली के नाम का इस्तेमाल किया था तो उसने पहले ही यह चाल चल दी थी और वह पहले से ही पूर्णता के शिखर पर था। बड़े वान, इन कुछ टुकड़ों को गिने, मुझे ये सब चाहिए। चेन जियांग ने कोने में रखे हुए बड़े से टुकड़े की ओर इशारा किया। उसे अवश्य ही चीगोंग विचलन हुआ होगा, है न? ये बच्चा पागल होगा। ये कई स्पार का उपयोग करने का तरीका नहीं है, यह मुझे देने के लिए बहुत अच्छा है। हर साल मूर्ख लोग सामने आते हैं। इस साल और भी अधिक हैं और वे और भी अधिक मूर्ख हैं। इस बेवकूफ़ ने मुझे एक और स्पार दे दिया। एल्डरवान ने शोर मचाती भीड़ को ठंडे अंदाज में देखा और उन्हें शांत रहने को कहा। लोगों का ये समूह उसे स्पार दे रहा था, अगर वे ज्यादा बात करते तो चेन जियांग अपनी बात से मुकर जाता। कुल 520 बिलियन, मैं तुम्हें छूट दूंगा, बस 520 बिलियन। अभी चेन जियांग उसकी नज़र में भाग्य का देवता था। वह चेन जियांग के बैठने के लिए एक आलीशान कुर्सी लाना चाहता था और उसकी पीठ और पैरों की मालिश करने के लिए कुछ सुंदरियों की व्यवस्था करना चाहता था, ताकि चेन जियांग का स्पा से मनोरंजन हो सके। चेन जियांग ने अपनी ठुड्डी खुजाते हुए कहा, वास्तव में बहुत कुछ है। क्या तुम लोगों ने मेरे साथ खेलने के लिए गोलियों पर दांव लगाने का तरीका नहीं अपनाया? सर, जहां तक मैं जानता हूं, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कई शक्तियों को सैकड़ों या यहां तक कि सैकड़ों गहन चीज़ों को भेदना पड़ेगा। दानव महारानी, ये सही नहीं है। अगर यह युवा मास्टर भाग्यशाली होता तो शायद वह जल्द ही कुछ अच्छा हासिल कर पाता। एल्डरवान ने लव किनलियान को बीच में टोका, लेकिन उसने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। इस बार चेन जियांग एक साथ 9 प्रोग्रेस बिंग खरीदना चाहता था। अगर वह उनसे कुछ हासिल कर लेता तो गोल्डन यांग बिल्डिंग ने पहले जो भी प्रोग्रेस बिंग कमाया था वह चेन जियांग को वापस मिल जाता। सभी को ये भी समझ में आ गया कि चेन जियांग ने एक बार में इतनी सारी किताबें क्यों खरीदी। क्या ये सब किताबें पलटने के लिए नहीं था? ये बहुत सामान्य बात थी। जुए के अड्डे में कई जुआरी यही काम करते थे, लेकिन बहुत से सफल नहीं होते थे। एल्डरवान बहुत ही आत्मसंतुष्ट था। वह दानव महारानी की पहचान भूल गया और उसे याद आया कि कैसे उसने पहले लव क्विनलियन को बाधित किया था। वह चिंतित होने से खुद को नहीं रोक सका। लव क्विनलियन भी अपने दिल में थोड़ा गुस्सा था। उसने एल्डरवान को घूरते हुए कहा, ये युवा मास्टर तुम लोगों को मुफ्त में इतने सारे स्पार दे रहा है। क्या अब तुम डर गए हो? गोल्डन यांग बिल्डिंग के लोग वास्तव में चिंतित थे। अगर चेन जियांग वास्तव में भाग्यशाली रहे और वे गहराई से कुछ भी निकालने में कामयाब रहे तो वे वास्तव में मर जाएंगे। हम सहमत हैं। चूंकि यह छोटा दोस्त इतना उदार है तो हम इतने तुच्छ कैसे हो सकते हैं? सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद बाल वाला एक बूढ़ा आदमी पास आया और ऊंची आवाज में बोला, ये गोल्डन यांग बिल्डिंग की गोल्डन यांग बिल्डिंग है, शिफैंगरोंग। आखिरकार वह सामने आ ही गया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। आखिरकार यह एक बहुत बड़ा मामला है। अगर वह बेवकूफ़ बड़ा आदमी बाजी पलट दे तो गोल्डन यांग बिल्डिंग रोएगी।
ये बूढ़ा आदमी गोल्डन यांग बिल्डिंग का प्रभारी दान राजा था, इसलिए उसके अधिकार में स्वाभाविक रूप से कमी थी। ये तथ्य कि गोल्डन यांग बिल्डिंग इतनी आसानी से सहमत हो गई, चेन जियांग की उम्मीदों से परे था। उसने मूल रूप से दानव महारानी को बाहर जाने देने और गोल्डन यांग बिल्डिंग को उसके साथ जुआ खेलने का तरीका सोचने देने की योजना बनाई थी। यदि आप शर्त लगाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आपको पहले हमारे लिए 500 अरब डॉलर खरीदने होंगे, फिर साबित करना होगा कि आपके पास 500 अरब डॉलर हैं। सच कहूं तो वह शर्त लगाना बिल्कुल नहीं चाहता था। चेन जियांग ने हंसते हुए 2 स्टोरेज बैग निकाले, जिनमें से प्रत्येक में 500 बिलियन स्पार थे। एक का इस्तेमाल प्रोफॉगबिंग के 9 टुकड़े खरीदने के लिए किया गया था, दूसरे का इस्तेमाल जुआ खेलने के लिए किया गया था। ये ठीक 1 ट्रिलियन स्पार था। अगर वह हार जाता तो ये गोल्डन यांग बिल्डिंग को सब कुछ मुफ्त में देने के बराबर होता। हालांकि अगर वह जीत जाता तो न केवल उसे प्रोफॉगबिंग से सबसे अच्छी चीजें मिलती, बल्कि वह सब कुछ वापस जीत पाता जो उसने पहले खो दिया था। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। उसी समय उसने लव किनलियान से कहा, 1 मिनट रुको, मेरे पास अभी भी दानव महारानी है जो पाउडर की जांच करने के लिए हमारी नोटरी हैं। लव क्विनलियन ने सहमति में सिर हिलाया। वह प्रोगॉफबिंग के बारे में बहुत कुछ जानती थी और उनमें से एक समूह ऐसा था जिसने इसे नहीं तोड़ा। इसके अलावा प्रोगॉफबिंग के भीतर एक प्राचीन खजाना था जो कुछ ऐसा था जिसे कई महान शक्तियों ने प्रोगॉफबिंग से प्राप्त किया था। ली बाओजुन ने अपनी आकाशीय आग को अपनी उंगली पर केंद्रित किया और इस समय चेन जियांग ने उसे एक ध्वनि संचरण भेजा, बड़े ली, उस डिस्क के आकार के हरे रंग के गहनता को अंत में छोड़ दें। ली बाओजुन को तुरंत समझ आ गया कि इस गहनता के अंदर कुछ अवश्य है। पहली गहराई टूटने के बाद अंदर कुछ भी नहीं था, जिससे सभी बहुत निराश हो गए। कई दुष्ट साधक गोल्डन यांग बिल्डिंग को बड़ा नुकसान होते देखने के लिए उत्सुक थे। दूसरा टुकड़ा हल्के बैंगनी रंग का था, लेकिन फिर भी उसमें कुछ नहीं था। तीसरा, चौथा, पांचवां, ये केवल 8वें टुकड़े तक ही था कि ल्यू किनलियन ने एक लंबी सांस ली। कई लोगों ने सोचा कि चेन जियांग निश्चित रूप से इस बार हार गया था, हालांकि अभी भी एक और था, लेकिन किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि अंदर कुछ भी था। उन्होंने ल्यू किनलियन को पहले भी इसका उल्लेख करते हुए सुना था, कुछ बड़ी शक्तियां थीं जिन्होंने सैकड़ों गहनों को तोड़ दिया था और अंदर कोई वस्तु नहीं थी। आखिरी टुकड़ा। गोल्डन यांग बिल्डिंग के लोग भी बहुत उत्साहित थे, क्योंकि ग्रीन प्रोफॉगबिंग की ठंडी क्यूई का आखिरी टुकड़ा बहुत कमजोर था। ऐसा लग रहा था कि अंदर कुछ भी नहीं था और यह अपेक्षाकृत छोटा था। कई लोगों की नज़र में ये घटिया किस्म की गहनता थी। वहां मौजूद लोगों को नहीं लगा कि इस गहनता में कुछ अच्छा होगा और कई लोगों ने आहें भरीं। जैसे ही सभी की नज़रें ली बाओजुन की उंगली पर केंद्रित थीं, चेन जियांग ने अचानक लू किनलियान से कहा, बड़ी बहन लू, मैं चेन जियांग हूँ, मुझ पर एक एहसान करो। तुरंत अपनी भागीदारी पर शर्त लगाओ। लवो किनलियान के कंधे थोड़े कांप उठे, वह अंदर से बेहद सदमे में थी, लेकिन वह तुरंत शांत हो गई और चेन जियांग की तरफ नहीं देखा, बल्कि चिल्लाई, रुको। ली बाओजुन ने अभी अपना हाथ बढ़ाया ही था कि वह तुरंत रुक गया, क्योंकि चेन जियांग पहले ही उसका अभिवादन कर चुका था। क्या बात है? चेन जियांग ने तुरंत पूछा। वह जानता था कि लवी किनलियान पहले से ही उसके विचारों को समझ चुकी थी। युवा स्वामी, मैं भी आपके साथ जुआ खेलना चाहता हूँ। क्या आपके पास कोई और स्पार है? लव किनलियान ने धीरे से कहा। ली बाओजुन तुरंत हंसा, दानव महारानी, आप गलत हैं। मैं अभी हारने वाला हूँ, फिर आप कहती हैं कि आप शर्त लगाना चाहती हैं। बिल्कुल, सफ़ेद बाघ ने तुरंत कहा, मैं भी अभी शामिल होना चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत दयालुता नहीं होगी। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, इसके बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि मैं पहले ही सारी हदें पार कर चुका हूँ। अगर मैं हार गया तो मैं आपको दांव का आधा हिस्सा दे दूंगा, और अगर मैं जीत गया तो मैं आपका पूरा पैसा ले लूंगा। इसके बारे में क्या? छोटे भाई, ऐसी बेवकूफ़ी मत करो, इतने सारे स्पार के बाद भी तुम इतने बेकार नहीं हो सकते। ली बाओजुन ने उसे रोकने की कोशिश की। तुम्हारे बूढ़े को क्या पता, ये छोटा भाई इस अद्वितीय सुंदरी दानव साम्राज्य को क्यों अस्वीकार करेगा? प्राचीन काल से ही किसी सुंदरी के लिए दुखी होना हमेशा से ही नायक की परंपरा रही है। भले ही आप हारना चाहें, लेकिन सुंदरी को मना नहीं कर सकते। हाँ हाँ, यह अफसोस की बात है कि हम सुंदर नहीं हैं, अन्यथा हम अभी भी शर्त में भाग ले सकते थे। चेन जियांग ने तुरंत चिल्लाकर कहा, सभी लोग, यदि आप शर्त लगाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं केवल 200 अरब से अधिक की हिस्सेदारी ही स्वीकार करूंगा। लवू किनलियान ने हंसते हुए कहा, युवा नोबल वास्तव में सीधा है, मैं 500 बिलियन का दांव लगाता हूं। चेन जियांग ने तुरंत ली बाओजुन और व्हाइट टाइगर को संदेश भेजा, भाइयों, मेरे लिए उसे जोर से कुचल दो, गोल्डन यांग बिल्डिंग निश्चित रूप से तुम्हारा पीछा करेगी। जैसा कि चेन जियांग ने अनुमान लगाया था, शी फैंगग्रोंग और गोल्डन यांग बिल्डिंग के अन्य उच्च अधिकारी अब इसे रोक नहीं सके और इस बात पर चर्चा करने लगे कि क्या उन्हें उसका अनुसरण करना चाहिए। छोटे भाई, इसका मतलब है कि इस बूढ़े आदमी को केवल 200 अरब की जरूरत है।
ली बाओजुन मुस्कुराया, फिर मैं अब और विनम्र नहीं रहूंगा। लोग पैसे के लिए मर जाते हैं, पक्षी भोजन के लिए मर जाते हैं। भले ही छोटा भाई हार गया हो, आज से आप अभी भी बूढ़े आदमी के दोस्त हैं। आपके जैसा जुआ खेलने वाला दोस्त होना दुर्लभ है। मैं भी 500 अरब की शर्त लगाऊंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या छोटे भाई के पास अभी भी आप पर एक स्पार है। उद्धरण चिन्ह, थोड़ा और, ये पर्याप्त होना चाहिए। चेन जियांग हंसा, ऐसा लग रहा था कि उसने अंत तक हारने की योजना बनाई थी। वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। बस थोड़ा और, लगता है मैं बहुत देर कर चुका था। सफ़ेद बाघ ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। हर कोई हैरान था। ये लोग वाकई बहुत खर्चीले थे, लेकिन ये लोग ताकतवर भी थे। ये सामान्य बात थी। हालांकि कोई स्पार नहीं है, आप उनकी जगह कुछ और ले सकते हैं। मैं एक अनंत डैन ले सकता हूँ, चेन जियांग ने कहा। चलो एक और ट्रिलियन जोड़ते हैं और आपके अनंत दान पर दांव लगाते हैं। शी फैंगरोंग ने जोर से चिल्लाया, चाहे आप जीतें या हारें, छोटे दोस्त, आप हमारे गोल्ड सनसेंट दायरे के एक वीआईपी अतिथि हैं। जीत या हार की परवाह किए बिना, युवा मास्टर अभी भी हमारे दानव आकर्षक संघ के एक प्रतिष्ठित अतिथि हैं। लुकिनलियान की आकर्षक और कोमल हंसी बेहद दिल को छू लेने वाली थी, जिससे लोग चेन जियांग से ईर्ष्या करने से खुद को रोक नहीं पाए। अब सभी को उनके सामने इस मूर्ख बड़े आदमी के इरादे समझ में आ गए। भले ही वे हार गए हों, लेकिन इतने सारे शक्तिशाली लोगों, विशेष रूप से दानव आकर्षक संघ के शक्तिशाली आत्मा राक्षसों को जानने में सक्षम होना इसके लायक होगा। तारांकन और ली बाओजुन जैसे डैन किंग के साथ दोस्त बनना बहुत कठिन था। तो मैं शुरू करूंगा। ली बाओजुन हंसा, उसके चेहरे पर प्रसन्नता भरी मुस्कान थी। सबको लगा कि वह जीतने वाला है। यही कारण था कि वह इतनी बेशर्मी से हंस रहा था। ली बाओजुन की कांपती हुई उंगलियों ने उस गहरे टुकड़े को छुआ। उस पल हर किसी ने अपनी सांस रोक ली, खास तौर पर गोल्डन यांग बिल्डिंग के लोगों ने। जब तक वे उस बिंदु तक पहुंच पाते, वे ये निर्धारित करने में सक्षम हो जाते कि वे जीते हैं या हारे हैं। कई लोग इस समय रुकना चाहते थे क्योंकि वे भी शर्त में भाग लेना चाहते थे, लेकिन उनके पास पर्याप्त स्पार नहीं थे। ली बाओजुन की उंगली, लाल गर्म लोहे की तरह, हरे रंग के उस गहरे टुकड़े पर हल्के से टैप की गई। उसी क्षण सभी ने अपनी लार गटक ली और उसी क्षण वह हरा गहरा सफ़ेद रोशनी के साथ फट गया। ये दृश्य देखकर सभी के दिल रुक गए। ये स्पष्ट रूप से एक खजाने के जन्म की रोशनी थी। चेन जियांग ने वास्तव में अंतिम गहनता के टुकड़े पर बाजी पलट दी थी। बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं कर सके, क्योंकि चेन जियांग ने बहुत अधिक जीत हासिल की थी। सफ़ेद रोशनी चमकने के बाद सभी ने गहनता के टूटने का इंतजार किया। अंदर उन्होंने एक ताड़ के आकार की हरी चट्टान देखी, जिस पर बहुत सारे स्पिरिट अनाज भरे हुए थे। इस समय कई लोग अचानक चिल्लाए और अपने सिर को पकड़कर जमीन पर बैठ गए। इन लोगों ने अपनी आध्यात्मिक बुद्धि का प्रयोग करके इस हरे पत्थर की खोज की थी, लेकिन किसी कारणवश उनके सिर में अचानक ऐसा दर्द होने लगा मानो वे फटने वाले हों। हे, मैं जीत गया। चेन जियांग हंसा और हरा पत्थर उठा लिया। लव क्विनलियान ने आह भरी, यदि आप हार मानने को तैयार हैं तो इसे स्वीकार करें। वह केवल चेन जियांग के अभिनय में सहयोग कर रही थी, और चेन जियांग बाद में उसे वापस कर देगा। 2 ट्रिलियन स्पार। चेन जियांग ने ली बाओजुन और लू किनलियान के स्पार को लेने के बाद उसने शी फैंगग्रोंग और अन्य लोगों को देखा। वे पूरी तरह से हार चुके थे, इसलिए ये स्वाभाविक था कि वे स्पार चेन जियांग के सामने हार मान लें। आखिरकार अगर वे दानव महारानी पर दांव लगाते हुए हार मानने को भी तैयार थे, तो वे पुरुषों का समूह कैसे हार सकते थे। और अभी भी बहुत सारे लोग देख रहे थे। बाकी 100 बिलियन स्पास थे जो चेन जियांग ने इन प्रगाढ़ लोगों से खरीदे थे। दर्शकों की नज़र में स्पास सभी मूर्ख थे, लेकिन अब उन्होंने लगभग 3 ट्रिलियन की कमाई कर ली थी, जो कि केवल एक बड़ी शक्ति द्वारा बहुत सारी खदानों का खनन करके प्राप्त किया जा सकता था। बेशक वे जिस चीज़ के बारे में सबसे अधिक उत्सुक थे वह ये था कि गहराई में स्थित वह हरा पत्थर वास्तव में क्या है। ये तो कहना ही क्या कि जो लोग कमज़ोर थे, यहाँ तक कि जो लोग मानते थे कि वे कमज़ोर नहीं हैं, उन्हें भी अगर अपनी आत्मा की चेतना का उपयोग करके उस पत्थर को देखने पर भयंकर सिर दर्द हो जाता। यह क्या है? ली बाओजुन ने अपना सिर पकड़ लिया और आगे बढ़ गया, यहाँ तक कि उसे भी नहीं बख्शा गया। यह एक महान मार्ग पत्थर है, जिसे दार्शनिक पत्थर के रूप में भी जाना जाता है। ये कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा पत्थर था जो महान दाव को स्वयं समझ सकता था। हालांकि इसमें कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन महान दाव की इसकी समझ सामान्य से परे थी। ये भी कहा जा सकता है कि यह पत्थर महान दाव की आत्मा का अधिकार था। जब तक आप इस पत्थर को अपने हाथों में पकड़ते हैं, आप आधे प्रयास और दोगुने प्रयास से प्रकृति के महान दाव को समझ पाएंगे। उसका चेहरा सदमे से भर गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि गूढ़ बातों में वास्तव में वह चीज़ होगी जिसकी वह इतने सालों से बेसब्री से तलाश कर रहा था। इस घटना के बाद शायद यह मामला मशहूर हो जाएगा। हो सकता है कि अंदर से कुछ ऐसा मिल जाए जिससे लोगों को स्वर्ग को चुनौती देने में मदद मिले। स्वर्ग में भी यह पारस पत्थर एक अमूल्य खजाना है। लव किनलियान ने गहरी सांस ली और अब पारस पत्थर को देखने की हिम्मत नहीं हुई।
केवल वे ही लोग इसका उपयोग कर सकते हैं जिनके पास पारस पत्थर है। जब गोल्डन यांग बिल्डिंग के लोगों ने ये सुना तो उनके चेहरे और भी हरे हो गए। उन्हें वाकई पछतावा हुआ कि उन्होंने इन गहनों को क्यों नहीं तोड़ा और उन्हें इस तरह क्यों नहीं बेचा, उन्हें बिना किसी इस्तेमाल के लगभग 3 ट्रिलियन में दूसरों को क्यों नहीं दे दिया, और यहाँ तक कि इस दार्शनिक पत्थर को पाने का मौका भी क्यों नहीं गंवा दिया। चेन जियांग ने तुरंत अपना खून गहन आकाश संप्रदाय के गुरु पर टपकाया, केवल दार्शनिक पत्थर को एक अजीब हरे रंग की चमक छोड़ते हुए देखा जिसने पूरे प्रांगण को घेर लिया। उस पल में सभी को एक बहुत ही अजीब एहसास हुआ, उस तरह की भावना का वर्णन करना कठिन था, और यह भी इस तरह की भावना थी जिसने उन्हें महसूस कराया कि वे अचानक प्रबुद्ध हो गए थे। पहले जब वे अपनी साधना से जूझ रहे थे तो वे इसे आसानी से हल करने में सक्षम थे। कई लोगों ने सोचा कि अगर वे साधना करने के लिए वापस चले गए तो वे अपनी अड़चनों को तोड़ने में सक्षम होंगे। ये दार्शनिक पत्थर वास्तव में एक दुर्लभ खजाना था। अगर गोल्डन यांग बिल्डिंग को पता होता कि प्रोफेसर बिंग के पास ये चीज़ है तो 100 मिलियन स्पार भी इसे नहीं बेचेंगे। इससे शी फैंगग्रोंग और अन्य लोगों की इच्छा हुई कि वे इसे तुरंत छीन लें, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की क्योंकि लिटिल डेमन महारानी यहाँ थीं। यहाँ बहुत सारे दीपबिंग हैं, कीमत बताओ। चेन जियांग ने आंगन में दीपबिंग पर अपनी नज़र घुमाई। उसे देखते हुए वह जानता था कि वह उन सभी को एक ही बार में मार देगा, क्योंकि उसने अभी अभी इतने सारे स्पार को हराया था और वह एक अमीर व्यक्ति था, इसलिए उसके लिए सभी दीपबिंग को निगलना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। तुम लोग इसे बेचना नहीं चाहते? चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और हंसा, तो भूल जाओ, अगर मैं होता तो मैं भी इसे अब नहीं बेचता। जब ल्यू छिनलियान ने गोल्डन यांग बिल्डिंग के लोगों को चेन जियांग द्वारा इस हद तक प्रताड़ित होते देखा तो वह हंसने से खुद को रोक नहीं सका। किसी खजाने को किसी खजाने से बाहर निकाले जाने की संभावना बहुत कम है, इसमें भाग्य का बहुत बड़ा तत्व है। अगर हम बदकिस्मत हैं, भले ही हम उनमें से 1000 से अधिक को तोड़ दें, मुझे डर है कि एक भी वस्तु नहीं मिलेगी। गहन शीत प्राचीन क्षेत्र बहुत विशाल है, इसके अंदर लाखों और हजारों गहन चीजें हैं, लेकिन खजाने शायद फीनिक्स पंख और किलिनसीन जितने ही दुर्लभ हैं। शी फैंगलिंग ने खुद को बेहतर दिखाने के लिए बहुत प्रयास किया। कुछ सोचने के बाद उसने कहा, मेरे दोस्त, हम इसे तब तक नहीं बेचेंगे जब तक आप बहुत ऊंची कीमत नहीं देते। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि हमारी गहनता खजाने का उत्पादन कर सकती है, इसलिए हमारे लिए अस्थायी रूप से कीमत बढ़ाना सामान्य है। कितना? चेन जियांग ने पूछा। 3 ट्रिलियन स्पार। शी फैंगरोंग के शब्दों ने कई लोगों को चुपके से उसे नीचा दिखाने पर मजबूर कर दिया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वे बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन अगर चेन जियांग शेष 10 प्रोग्रेसिविंग से अच्छा सामान प्राप्त कर सकता है तो उनकी गोल्डन यांग बिल्डिंग बेहतर होगी। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। 5 ट्रिलियन स्पार, मुझे वे सभी चाहिए। क्या आप उन्हें बेच रहे हैं? नहीं, 8 ट्रिलियन। चेन जियांग ने फिर कहा। शी फैंगरोंग को अचानक लगा कि चेन जियांग बता सकता है कि गहराई में कुछ है या नहीं, इसीलिए वह बोली लगाता रहा, मैंने तो बस इतना ही कहा था कि मुझे 3 ट्रिलियन चाहिए। शी फैंगरोंग ने कहा। चेन जियांग को लगातार कीमत बढ़ाते देख बाकी सभी को भी शी फैंगरोंग जैसा ही महसूस हुआ। उन्हें लगा कि चेन जियांग के पास प्रोग्रेस बिंग पर नज़र रखने की क्षमता है, यही वजह है कि उसने यहाँ सभी प्रोग्रेस बिंग खरीदने का फैसला किया था। 1 ट्रिलियन। चेन जियांग ने भौहें से कुढ़ी और उसका स्वर थोड़ा चिंतित था। वह बता सकता था कि 10 बिलियन पहले से ही उसका आधार था। हर कोई संदिग्ध होने लगा, आखिर इस बेवकूफ़ की पृष्ठभूमि कैसी थी जिसके पास इतनी चौंकाने वाली मात्रा में स्पार था। यहाँ तक कि टोंगतियान अभिजात परिवार और शेंग डोमेन भी इतनी जल्दी इतनी मात्रा में स्पार नहीं निकाल पाएंगे। नहीं बेचेंगे, और हमने इन भारी भरकम चीज़ों को अब अलग अलग करने का फैसला किया है जब तक कि आप 30 ट्रिलियन नहीं निकाल सकते। शी फैंगरोंग ने दृढ़ता से कहा।